अध्याय 500 आध्यात्मिक शरीर। खांसी। खांसी टिल्डर, ये क्या है? ये सीधे ढाल को कैसे भेद सकता है? फाइड ने आकाश में आग के विस्फोट को अविश्वास से देखा। होलमैन शील्ड में छेद हो गया था। शील्ड लगे होने से हेलीकॉप्टर मिसाइलों का सामना कर सकते हैं। इसकी भेदन क्षमता का स्तर क्या ही है? वे रेगिस्तानी चूहे इस तरह का हमला कैसे कर सकते हैं? भाग्य को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। महामहिम बैरन, हमें यहाँ से निकलना होगा। लुओ शा का चेहरा गंभीर था। उनकी और एकांत की ताकत इस बात से स्पष्ट थी कि सेना के सदस्यों के पैरों के नीचे की परछाइयां आपस में मिलकर एक एक करके भाले का रूप ले चुकी थीं। वे जानते थे कि भाला शक्तिशाली था, लेकिन फैडे को अपने साथ ले जाना अत्यंत सावधानी का विषय था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि यह सचमुच आर पार हो गया। वे इन ढालों की शक्ति से भलीभांति परिचित थे, जबकि पड़ोसी मृत्यु वर्षावन में रक्षा व्यवस्था आमतौर पर कमजोर होती है। इस दुनिया में साधारण जोनीन के लिए भी ब्रूट फोर्स से भेदना मुश्किल होगा। सफलता पाने का सबसे आसान तरीका अभी भी धीमे चलना ही है। परिणामस्वरूप उन्होंने लगभग एक साथ 20 या 30 ड्रैगनफ्लाई हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया। लुओ शा जानता था कि वह ऐसा करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। ये तुम्हारा तकनीकी हथियार नहीं, बल्कि एक अलौकिक क्षमता है। दूसरा पक्ष या तो कोई अग्रणी है या फिर अगाध गहराई में मौजूद कोई और ही चीज़ है। ट्रेलब्लेजर्स से पहले ही संपर्क स्थापित करने और कुछ प्रारंभिक जानकारी जुटाने के बाद रासा ने स्थिति के बारे में तुरंत एक निर्णय लिया। एक अज्ञात दुश्मन, अज्ञात तरीके। फिलहाल हम इतना ही जानते हैं कि वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। ऐसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण लोगों को वापस भेजना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। पीछे हटना नामुमकिन। वे बदमाश चूहे, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि उन्हें मार डालो। तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। मैं ऐसे ही चुपके से वापस नहीं जा सकता। फाइड अभी भी बारीक रेत से ढका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव दिखाई दिया। पकड़े जाने के बाद लाबान ने अपने सारे अवसर खो दिए। अगर आपको इस तरह का नुकसान उठाना पड़े और फिर आप चुपके से घर लौट जाएं, तो ये भी वही बात होगी। इतने सारे विमान खो देने के बाद स्थिति को पलटने का मेरा एकमात्र मौका फ्रीमैन के इस समूह को खत्म करना है। दुश्मन जितना ताकतवर होगा, आप खुद को उतना ही बेहतर साबित कर पाएंगे। तभी नुकसान को छुपाया जा सकता है। फिडे का अनुरोध सुनकर लुओ शा ने भौहें चढ़ा लीं। उसे लगा कि दूसरा पक्ष अपना आपा खो बैठा है। ये कांग ने उसकी ओर देखा, मानो वह उसके आदेश का इंतजार कर रहा हो। ये देखकर लुओ शा ने फिर से आह भरी। खैर, कभी कभी उच्च पद पर होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। वह अपने द्वारा दिए गए किसी भी आदेश की जिम्मेदारी लेता है, और यदि वह उन्हें पूरा करने में विफल रहता है, जबकि एकांग केवल आदेशों का पालन करता है। चूंकि यह बैरन ब्राइट का अनुरोध है, तो चलिए इसे आजमाकर देखते हैं। हालांकि लुओ शा अभी भी काज़ेगे हैं। वे सतर्क तो हैं ही, साथ ही उनमें आत्मविश्वास भी है। उन अग्रदूतों में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनकी बराबरी कर सकते हैं। मैं शायद एक ही समय में इतने सारे विमानों को भेदने में सक्षम न होऊं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं दूसरी तरफ से जीत नहीं सकता। ये रेगिस्तान है, हमारा घर। मुझे खुद देखना होगा कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन है। हेलीकॉप्टर से पहले ही छलांग लगा चुके निंजा ने कई छलांगें लगाईं और तेजी से आगे बढ़ते हुए काज़ेगे के पीछे आकर खड़े हो गए। तीसरे शिनोबी विश्व युद्ध का अनुभव कर चुके होने के कारण वे वर्तमान स्थिति को भी समझते हैं। फिलहाल हमने ये निर्धारित किया है कि मुख्य दुश्मन एक व्यक्ति है जो अज्ञात साधनों का उपयोग करके उन फ्रीमैनों की आड़ में साजिश रच रहा है। हम पहले खुफिया जानकारी जुटाएंगे, जिसमें कठपुतली टीम पहले तो ही अभियान पूरा करेगी और ये काम सहायता प्रदान करेगा। स्पष्ट, वे सभी अनुभवी दिग्गज थे और एक साधारण व्यवस्था के साथ हर कोई जानता था कि क्या करना है। सबसे पहले कठपुतली कलाकारों की टुकड़ियों ने एक साथ हमला किया, और ये देखा जा सकता है कि कई कठपुतली कलाकार खुद ही रेत में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये आकृतियां निंजा थीं या कठपुतलियां। हमले के बीच में ही सभी कठपुतलियों ने अपनी बंदूकें उठा लीं, जिससे हरकनान परिवार की तरफ से कुछ बंदूकों के मुंह दिखाई देने लगे। निंजाओं ने कठपुतली कला को आधुनिक हथियारों के साथ शीघ्रता से जोड़ दिया, जिससे ये साबित होता है कि वे बदलते समय के अनुकूल ढलने में सक्षम हैं। हालांकि एक अकेला आग्नेयास्त्र फेंके गए शूरिकेन जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता अधिक होती है और ट्रिगर खींचना आसान होता है, जिससे ये कठपुतली पर लगाने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बन जाता है। हालांकि जैसे ही उन्होंने गोलीबारी शुरू की, बंदूकें लिए हुए दो प्रेत जैसी आकृतियां उनकी कतारों में प्रकट हो गईं। एक आकृति प्रकट हुई, मोहक और आकर्षक, उसकी हर हरकत मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। दूसरा व्यक्ति कुछ हद तक आलसी और सनकी प्रतीत हो रहा था, मानो लड़ाई में उदासीन और ऊर्जाहीन हो। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये दोनों आकृतियां कब प्रकट हुईं। बिना किसी पूर्व सूचना के दोनों पक्षों के पास बंदूकें थीं। एक पक्ष के पास राइफलें थीं और दूसरे पक्ष के पास लंबी बंदूकें।
बैंग टिल्ड। मेडिसी ने अनायास ही अपने भले को घुमाया, जो एक झंडे जैसा दिखता था, और पलक झपकते ही एक कठपुतली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने बड़े ही शानदार अंदाज में भाले को धधकती हुई रेत में घुसा दिया। धड़ाम। रक्त प्लाज्मा तेजी से बाहर निकल रहा है। सौभाग्य से बॉस के व्यक्तित्व के लक्षण प्रभावित नहीं हुए, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाता। सीक्वेंस 3 विशेषता का कम हुआ प्रभाव ताओ यू को वापस मिल गया है, और यह सब ताओ यू की अपनी लौह रक्तवान योद्धा विशेषता की शक्ति के कारण संभव हुआ है। हालांकि मेडिसी की ताकत कम होती दिख रही है, फिर भी वह बाहर अपेक्षाकृत आसानी से अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है, जो वास्तव में एक प्रकार की मजबूती है। हालांकि दूसरी ओर स्कैथर मेडिसी के बंधनों से पूरी तरह मुक्त थी। मूल रूप से ताओ यू द्वारा ग्रेटर ग्रेल के माध्यम से बुलाई गई अमर चुड़ैल की विशेषता से सशक्त होने के बाद दमन किए जाने पर भी उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। उसके हाथ में लंबा भला और उसकी तेज गति की छवि सुस्त पड़े मेडिसी की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी ढंग से मार गिराने में सक्षम थी। स्कैथर की आकर्षक आकृति उसे हर बार आक्रमण करते समय अनोखे ढंग से अपना आकर्षण प्रदर्शित करने की अनुमति देती है। उसकी अमर चुड़ैल वाली विशेषता ये सुनिश्चित करती है कि उसका हर विराम उसके सबसे सुंदर रूप का क्षण होता है। ये युद्धक्षेत्र में होने के समय के साथ मिलकर विरोधाभास की एक विचित्र भावना पैदा करता है। बैंग टिल्ड बैंग टिल्ड बैंग टिल्ड। टूटे हुए हिस्से हर जगह बिखर गए, जिससे मुट्ठी भर पीली रेत उड़ उठी। पहले से ही महीन रेत फिर से चूर्णित होकर धूल के समान पदार्थ में तब्दील होती हुई प्रतीत हुई। बल बाहर की ओर फैल गया, जिससे संकेंद्रित लहरें उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गईं और आकाश को धूल से भर दिया। उन दोनों व्यक्तियों की हत्याओं की होड़ ने मानो आगे एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया हो। रेगिस्तान में छिपे सभी निंजाओं को बाहर निकाल दिया गया, और उनके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक हल्की छलांग के साथ उसने अर्थ रिलीज और डिकैपिटेशन टेक्निक की पकड़ से खुद को बचा लिया, और अपने भाले के एक सहज झटके से उसने एक लाश को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। बंदूक की एक झटके से चलाई गई गोलियां, फेंके गए कुनाई और शूरिकेन को आसानी से हटाया जा सकता है। इससे झंझनाहट की आवाज आए, झुलसा देने वाला पलायन, अत्यधिक भाप से मौत। चक्र गोले के समूह आग के गोले की तरह स्कैथर की ओर तेजी से बढ़े। यह उस संक्षिप्त क्षण के दौरान हुआ जब स्कैथर ने अभी अभी एक हत्या पूरी की थी और अपनी शक्ति स्थानांतरित कर रही थी। समय बिल्कुल सटीक था। हालांकि जैसे ही आग का गोला टकराया, स्कैथर कांच के टुकड़े की तरह मौके पर ही चकनाचूर हो गई। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे पहले से ही येकुरा के बगल में थे। लहर टिल्ड। येकुरा के शरीर पर मौजूद होल्ट्समैन शील्ड मुड़ी विकृत हुई और फिर पल भर में चकनाचूर हो गई। कब टिल्ड। सौभाग्य से येकुरा भी एक मानक कागे स्तर का शक्तिशाली योद्धा था, और होल्ट्समैन शील्ड ने उन्हें कुछ समय दे दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी कुनाई को भाले की नोक पर दबाया, जिससे भाला उसके पास से निकल गया। कुनाई और भाले के बीच घर्षण से चिंगारियों की बौछार हुई। भाले से निकलने वाली अपार शक्ति को महसूस करते हुए येकुरा का चक्रा लगातार उसकी बांह को विस्फोट करने के लिए उत्तेजित कर रहा था, और उसने अपनी बांह की हड्डियों से आने वाली कराहों को भी महसूस किया। बहुत मजबूत। सौभाग्य से वह युद्ध कौशल में अत्यधिक निपुण थी और उसकी इच्छाशक्ति भी दृढ़ थी। उसने अपनी टूटी हुई हड्डी के असहनीय दर्द को सहते हुए भी बचाव को पूरा किया। अपने शरीर पर खून से लथपथ घाव छोड़ते हुए भी वह भेदे जाने से बच गया। उसी समय येकांत का मुंह थोड़ा फूल गया। कुनाई की हस्त मुद्राओं के माध्यम से चक्र को नियंत्रित करके उसने नारंगी लाल आग का एक गोला छोड़ा, जिससे स्कैथर को अपने लाभ का उपयोग करने के बजाय पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेडिसी, जिसने पहले ही बचे हुए कठपुतलियों को हटा दिया था, एक तरफ से प्रकट हुआ और लापरवाही से उस शूरिकेन को उठाया जो पहले निंजा से गिर गया था, और फिर उसे येकुरा पर फेंक दिया। हवा को चीरते हुए निकले शूरिकेन ने अपने पीछे हवा की कई घुमावदार लकीरें छोड़ दीं। हमले को नाकाम करने और स्काइथर को सफलतापूर्वक पीछे धकेलने के बाद येकुरा केवल असहाय होकर कुछ प्रक्षेपास्त्रों को घातक क्षेत्र में मोड़ने में ही सक्षम था। उसके शरीर पर खून के कई निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि वे केवल कुछ मामूली सतही घाव थे, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद येकांत के चेहरे के भाव बदल गए। पलक झपकते ही उसने हाथ की मुद्राएं बनाई और सैंड इंस्टेंटेनियस बॉडी का उपयोग करके तेजी से अपनी मूल स्थिति को छोड़कर पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी की। उसने अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल करके भागने में कामयाबी हासिल की। जब येकांत दोबारा प्रकट हुआ तो उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था और वह खुद भी खून से लथपथ था। खून बहने वाले घाव दरअसल वे 2 सतही चोटें थीं। रीपर की कमजोरियों को बढ़ाने और साधारण हमलों को उन कमजोरियों का फायदा उठाने वाले हमलों में बदलने की क्षमता वास्तव में भयावह है, खासकर नाजुक निंजाओं के खिलाफ। जांच करने वाली कठपुतली दस्ते का पूरी तरह से सफाया हो गया और कागे स्तर के विशेषज्ञ येकांत पल भर में गंभीर रूप से घायल हो गए। सैंड विलेज की शुरुआत काफी प्रतिकूल रही। दूसरी तरफ 2 नए शक्तिशाली व्यक्तियों का अचानक प्रकट होना वास्तव में अप्रत्याशित था। हालांकि इस समय ताओ यू, जो बड़ी उत्सुकता से सामने हो रही लड़ाई को देख रहा था, अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए।
उसके पैरों के नीचे की रेत तेजी से बदल गई, मानो किसी भुजा ने कुनाई को जकड़कर उसके गले पर दबा दिया हो। फिर धीरे धीरे रेत एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गई, जो कि चौथे काज़ेगे रासा के अलावा और कोई नहीं थी। कृपया उन्हें रुकने का आदेश दें। अवसर की प्रतीक्षा कर रहे लुओ शाह ने 2 और शक्तिशाली व्यक्तियों को उभरते हुए देखकर चोरों के सरगना को पकड़ने का निर्णायक निर्णय लिया। इस समय उसका लहजा काफी भयावह था। जो कठपुतली कलाकार तुरंत पराजित हुए, वे कोई साधारण मुर्गे या कुत्ते नहीं थे। इसके अलावा येकुरा भी वहां मौजूद था, जो खून से लथपथ था और स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। इस बार का नुकसान पहले से ही काफी ज्यादा है। स्टॉप अध्याय 501। मैं खुद को बंधक बनाए हुए हूँ। अरे लॉर्ड फेगियन, कैदी होते हुए भी इतने विद्रोही हैं। ये तो मेरी उम्मीदों से बिल्कुल परे है। ताओ यू ने अपने गले के पास रखी कुनाई पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी कही बात से लुओ शा थोड़ा भ्रमित हो गया। क्या अब मेरी कुनाई को तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए? और अब भी तुम पर मेरी रेत चिपकी हुई है। चाहे वह रेत के तूफान में अंतिम संस्कार हो या कुनाई का वार, दोनों ही आपकी जान ले सकते हैं। क्या आप थोड़ा सम्मान नहीं दिखा सकते? आपकी ताकत। इससे पहले कि लुओ शा दोबारा कुछ बोल पाता, उसे अचानक ये देखकर बहुत डर लगा कि एक भयानक आभा तेजी से उसके शरीर में फैल रही है। जिस जगह से मैं परछाइयों का सहारा लेकर रेत से बाहर निकला था, वह जगह अनगिनत तंतुओं में तब्दील सी हो गई थी। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए रासा अपने प्रतिद्वंदी का गला काटने के लिए सैंड स्टैंड का इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल कहीं से अचानक प्रकट हुई जंजीरों ने उसे भेद दिया। उसके हाथ में मौजूद कुनाई भी दूसरे व्यक्ति की ठोड़ी के नीचे की छाया से ढक गई थी। रेत के विकल्प का उपयोग करते समय बीच में ही रेत और बजरी चारों ओर उड़ने लगी। स्वर्गीय जंजीरों के बंधनकारी गुणों ने सीलिंग तकनीक के साथ मिलकर रेत के विकल्प के आधे हिस्से को बलपूर्वक दबा दिया, जिससे रस वर्तमान में वापस आ गया। फिर दूसरी और तीसरी परतें आईं, जिन्होंने उसे मजबूती से जमीन से जोड़ दिया। अपने शरीर के भीतर चक्र की शांति को महसूस करते हुए और भयावह सीलिंग तकनीक को देखकर रस भी गहरे सदमे में था। इस सीलिंग तकनीक में निंजा जगत की सीलिंग तकनीकों के निशान मिलते हैं। कम से कम वह ये तो समझ सकता है कि यह एक सीलिंग तकनीक है, लेकिन शायद वोटेक्स क्लैन की वज्र सीलिंग तकनीक भी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकती। कागे स्तर के प्राणी का विशाल चक्रा पुनर्तः स्थिर था, अंश भर भी सक्रिय होने में असमर्थ था। काज़ेगे स्वामी, कृपया उन्हें रोकने का आदेश दें। सुनागाकुरे के साथ हमारा कोई ऐसा मतभेद नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। आप भविष्य में हमारे संभावित साझेदार भी हो सकते हैं। ताओ यू ने लुओ शा को सीधे तौर पर नहीं मारा था। ये बंदा अपनी चालाकी के आगे घुटने टेक रहा है। अगर उसने अपनी मैग्नेट रिलीज तकनीक का इस्तेमाल किया होता, जिसके शक्तिशाली और दूरगामी हमले होते हैं, और मुझसे दूर से लड़ने के लिए रेत के तूफान का सहारा लिया होता, तो मुझे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन एक कमजोर निंजा आया और उसने करीब से ही उसकी हत्या करने की कोशिश की। यह प्रकृति के उपहारों के लिए धन्यवाद। हम निंजा, अगर तुम नहीं रुके तो उन सबको मार डालो। रुकना, लुओ शा ने तुरंत जोर से चिल्लाया। इसी बीच बचे हुए सैन्य निंजा येकुरा के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे और आगे केवल 2 आकृतियों को देखकर उन सभी पर भारी दबाव महसूस हुआ। इस समय लुओ शा के शब्दों को सुनकर मुझे एक भारी बोझ महसूस हुआ। काज़ेगे को देखते हुए, जो अपने गुप्त हमले में विफल रहा और इसके बजाय पकड़ा गया, उन्हें बेबसी का गहरा एहसास भी हुआ। ये लोग हैं कौन? शुरुआती कठपुतली कलाकारों की टीम केवल स्थिति का जायजा ले रही थी और अपने जीवित रहने के कौशल के आधार पर कुछ कठपुतलियों को खोने के लिए तैयार थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि अचानक प्रकट हुए ये 2 लोग कठपुतलियों को हटाने से भी तेजी से कठपुतली कलाकारों को मार डालेंगे। यहाँ तक कि जब लॉर्ड येकांग ने हमला करने की कोशिश की, तब भी उन्होंने अपने समन्वित प्रयासों से उन्हें आसानी से हरा दिया, जिससे वे खून से लथपथ हो गए और स्पष्ट रूप से उन्हें काफ़ी चोटें आईं। और लॉर्ड काज़ेगे को बंदी बना लिया गया। शक्ति में असमानता, साथ ही उनके कमांडर की गिरफ्तारी ने इन निंजाओं के लड़ने के जज्बे को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, जिसके चलते सभी ने आदेशों का पालन किया और अपने हथियार डाल दिए। हालांकि निंजाओं की ताकत इन हथियारों में नहीं होती, बल्कि यह उनके रवैये की भी अभिव्यक्ति होती है। वो जो भागने की कोशिश कर रहा है, उसे पकड़ लो। ताओ यू ने इशारा किया और मेडिसी ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। कुछ बार छलांग लगाकर भागने की कोशिश कर रहे फिएट तक पहुंचा और उसे पकड़कर वापस खींच लिया। विंड शैडो के बंदी बनाए जाने के बाद फिडे, जो कि एक साधारण व्यक्ति थी, के पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। मेडिसी उसे घसीटकर वापस ले आया और ताओ यू के सामने फेंक दिया। वाह, हालांकि यह पूरा शरीर नहीं है, फिर भी काफी अच्छा लग रहा है। मेडिसी ने अपने कंधे फैलाए। इस दुनिया को छोड़कर वह ताओ यू की शक्ति का उपयोग करके साकार हो सकता था, इसलिए वह हर पहलू में ताओ यू पर निर्भर था। इससे वह कुछ हद तक अपने भाग्य के प्रति उदासीन हो गया। इसके अलावा बाहर के भयावह माहौल और मौजूदा स्थिति के बारे में जानने के बाद उसे लगा कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता अपने बॉस का अनुसरण करना ही है।
जैसे जैसे बॉस मजबूत होता जाएगा, हो सकता है कि वह अपनी दुनिया की समस्याओं को हल करने का कोई तरीका ढूंढ ले। उम्मीद है कि बॉस को अभी भी अपनी दुनिया के घटनाक्रमों में दिलचस्पी होगी। अब जबकि परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं, मेडिसी की ताओ यू की सहायता करने की इच्छाशक्ति कहीं अधिक मजबूत है। आप आखिर हैं कौन? अस्त व्यस्त हालत में दिख रहे फेड के बोलने से पहले ही उसका एक पैर गायब हो गया, जो पल भर में जमीन से उठी एक काली छाया में समा गया। जब उसके पैर गायब हो गए और उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, तभी फैडे ने देर से चीख मारी, मुझे तुम्हारी आंखें और तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं है। ताओ यू ने बेपरवाह लहजे में बात की, मानो वह महज एक तथ्य बता रहा हो। आप बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। पफ टिल्ड। फेडे का हाथ भी परछाई से बने विशाल मुंह में बिना किसी जगह छोड़े पूरा निगल गया। ताओ यू को उसकी कोई भी बात सुनने का इरादा नहीं था। लगातार 2 बार ऐसा करने के बाद उसने सहज भाव से पूछा, वैसे आप कौन हैं? ताओ यू बैरन हरकेनन और लाबान को जानता था, लेकिन उसने वास्तव में इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटाई थी। मेरा नाम फैडे है, मैं हरकनान परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। आप ही होंगे लॉर्ड ताओ यू, जिन्होंने मेरे भाई को बंदी बनाया था। सचमुच, देखकर ही विश्वास होता है। जैसा कि पता चला, अपने पागलपन के बावजूद फीड को बोलना आता था। हालांकि मेरा मन अभी पूरी तरह से शांत नहीं है, फिर भी शांत होने के बाद मैं इसे शांत कर सकता हूँ। उसने पहले तो ताओ यू को नहीं पहचाना, लेकिन लाबान द्वारा ताओ यू के रूप रंग का वर्णन करने के बाद वह इसकी पुष्टि करने में सक्षम हो गया। वे अग्रणी थे। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेल ब्लेजर्स ही होंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। तो तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? क्या हरकनान परिवार हम ट्रेल ब्लेजर्स पर युद्ध छेड़ना चाहता है? ताओ यू के प्रश्न ने फीडे को, जिसने अपने दोनों हाथ और पैर खो दिए थे, पूरी तरह से अचंभित कर दिया। क्या हमने आप पर हमला किया? तो क्या इसका मतलब ये निकला कि हम ट्रेल ब्लेजर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते थे? क्या ये सही नहीं है? मेरे आदमी और मैं यहाँ हैं, और आप अचानक आक्रामक तरीके से उड़ते हुए आ गए। कहीं आप सिर्फ देखने तो नहीं आए थे? हालांकि ताओ यू ने सबसे पहले हमला करके उन विमानों को नष्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ की शत्रुता काफ़ी स्पष्ट थी, है ना? तो दरअसल उन्हीं ने उन पर हमला किया था। हम तो बस फ्रेम इन लोगों का पीछा कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि आप लोग यहाँ हैं। अपने अंगों के टूटने और अपनी ही पहल पर हुए हमले के बावजूद फीड इन शब्दों को केवल अपमान के साथ ही स्वीकार कर सका। तो पता चला कि हमने ही इस मुसीबत की शुरुआत की थी। कौन से फ्रेमेन? वे तो मेरे अनुयायी हैं। मेरे अनुयायियों पर आपका हमला मेरे प्रति शत्रुता का कार्य है। इसके अलावा आपने मुझे मारने के लिए निंजा भेजे हैं। ये घोर निंदनीय है। ताओ यू के शब्दों ने स्वर्ग की जंजीरों से बंधे चौथे काज़ेगे रासा के होठों के कोने को झंझना दिया। लेकिन इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में दूसरे व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की थी। एक क्षण के लिए उसे उदासी का एहसास हुआ। इस घटनाक्रम में अब दूसरा पक्ष सही है। हालांकि जिसने अपना पूरा जीवन निंजा की दुनिया में बिताया था और यहाँ तक कि तीसरे शिनोबी विश्व युद्ध का अनुभव भी किया था, रासा यह अच्छी तरह जानता था कि सफलता का एकमात्र सच्चा मापदंड स्वयं शक्ति ही है। यदि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली है तो उनकी कही बात सच ही होगी। इस बार हम गलत थे। मुझे बेहद खेद है, ये हमला हमारी गलती थी। हमें फ्रीमैन परिवार के साथ आपके संबंधों के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। लुओशा ने आह भरी और ईमानदारी से माफ़ी मांगी। यदि वह स्वर्ग की जंजीरों से जकड़ा हुआ न होता, उसका चक्र निष्क्रिय न होता और उसका शरीर 1 इंच भी हिलने में असमर्थ न होता, तो वह झुकने का प्रयास करता। ताओ यू को इस औपचारिक माफ़ी की परवाह नहीं थी। उसने तो बस यूं ही कैजुअली माफ़ी मांग ली। मैं खून खराबा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन तुमने मुझे डरा दिया, इसलिए तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। स्टॉप। अध्याय 502। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विपत्ति से कब निपटना है। अध्याय 502। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विपत्ति से कब निपटना है। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मुआवजा। चौथे काज़ेगे रासा को अपने सिर की त्वचा में तेज दर्द महसूस हुआ। इस परिस्थिति का सामना करते हुए वह केवल आह भरकर ही कह सका, आप किस प्रकार का मुआवजा चाहते हैं? हरकानन परिवार आपके पास मौजूद स्टॉक के आधार पर मसालों और होलमैन शील्ड से क्षतिपूर्ति कर सकता है। ताओ यू ने फैडे की ओर देखा, जिसके हाथ पैर कट चुके थे, लेकिन वह अभी भी जीवित था, और शांत स्वर में बोला, ये तो स्वाभाविक लगता है। इससे जमीन पर लेटे हुए फीड थोड़े घबराए हुए दिखे और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, कोई बात नहीं, मैं आपको यह मुआवजा देने को तैयार हूं, लेकिन अभी मेरे पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। फैडे की बातें सुनकर ताओ यू को कुछ हद तक मजा आया। इस समय भी यह आदमी सत्ता हथियाने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। हालांकि दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण से यह सच प्रतीत होता है। ट्रेल ब्लेजर्स और हरकनान परिवार ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बेशक शांति समझौते का क्रियान्वयन वास्तव में दोनों पक्षों की ताकत के आधार पर ही होता है।
धनी महिला के पक्ष द्वारा अचानक हमला न करने का कारण केवल यह नहीं था कि वे कुछ तकनीकी हथियारों के जोखिमों का सामना नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए भी था कि हरकनान परिवार के पास खनन और शोधन की परिपक्व तकनीकें थीं। यदि उन्हें हताशा में धकेल दिया जाता है और वे गोदाम को जलाकर और खनन उपकरणों को नष्ट करके जैसे खतरनाक कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं, तो यह अग्रदूतों के लिए और भी बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा हकनान कबीले के उपकरण सुनागाकुरे निंजाओं के साथ मिलकर उन्हें काफ़ी दुर्जय और आसानी से पराजित न होने योग्य बनाते थे। लेकिन अब जब ताओ यू रहस्यमयी दुनिया से लौट आया है, तो स्थिति स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग है। वर्तमान बैरन हॉकेनन का रुतबा बहुत अधिक है और उनके अधीनस्थ काफ़ी कट्टर हैं, इसलिए उन्हें किसी नए बैरन से बदलना वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताओ यू उनके द्वारा जमा किए गए सभी मसालों को ले जा सकता था। और फैडे एक निर्दयी व्यक्ति भी है। भले ही वह अब अपंग अवस्था में है, लेकिन उसके घावों का दर्द ऐसा है मानो उसकी अस्थि मज्जा में समा गया हो। लेकिन फिर भी उसने दर्द सहन किया और कुछ गंदे राज उजागर करने लगा। मुझे हमारे मसालों के भंडार की जानकारी है। हमारे पास अभी भी 30 टन से अधिक कच्चे मसाले और 2 टन परिष्कृत मसाले मौजूद हैं। ये सब हमने वर्षों में जमा किया है। हमारे वर्तमान उत्पादन स्तर पर इसे जमा करने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। फाइट के शब्दों ने ताओ यू की आंखों में चमक ला दी। अभी भी इतने सारे हैं। कच्चे मसाले रेगिस्तान से सीधे निकाले गए कच्चे अयस्क की तरह होते हैं। इनका आंतरिक मूल्य सीमित होता है और इनका उपयोग मसालों को परिष्कृत और आसवन करने के लिए किया जाता है। लेकिन परिष्कृत मसाले वे होते हैं जिनका सेवन प्रतिदिन किया जा सकता है। एक व्यक्ति के लिए इष्टतम दैनिक सेवन मात्रा केवल 50 ग्राम है। लेकिन इस तरह की विलासितापूर्ण जीवन शैली जीने का सामर्थ्य बहुत कम लोगों में ही होता है। जब उन्होंने लाबान और मास को वापस लौटाया तो होल्जमैन शील्ड के अलावा ये केवल 10 किलोग्राम की मात्रा थी। इससे जीवन काल थोड़ा बढ़ सकता है। मानसिक शक्ति में वृद्धि के अलावा इसके सेवन के बाद मिलने वाला अस्थायी स्फूर्तिदायक प्रभाव भी काफ़ी अच्छा है। इन 2 कम संभावना वाले गुणों को भी नज़रअंदाज कर दे तो 1000 इच्छाशक्ति के साथ 50 ग्राम मसाले पल भर में बिक जाएंगे। ताओ यू की आंखों में हल्की सी चमक आए। 2 टन परिष्कृत मसालों का मतलब 40 मिलियन इच्छाशक्ति था। यदि कच्चे उत्पाद को 10 से 1 के अनुपात में शुद्ध किया जाता है और इसका पूरा परिष्करण किया जाता है, तो ऊर्जा की कुल मात्रा 100 मिलियन से अधिक हो जाती है। इससे कमाई शुरू करने में बस थोड़ा समय लगता है। वास्तव में अगर हम केवल इच्छाशक्ति की बात करें तो संसाधन अभी भी सबसे मूल्यवान हैं। ताओ यू ने आह भरी, चाहे वह बगल के अवतार से मिलने वाला अतिचालक अयस्क हो या परग्रही खेती हो या वे कृषि उद्योग हो। प्रति यूनिट कीमत औसत हो सकती है, लेकिन यह मात्रा के आधार पर लाभ कमा सकती है। मसाले सस्ते तो होते नहीं। ताओ यू की रुचि को भांपते हुए फैडे ने दर्द के बावजूद कहा, आपके साथ हमारे आधिकारिक आदान प्रदान के अलावा हम आपके ट्रेलब्लेजर्स के कुछ सदस्यों के साथ गुप्त रूप से सहयोग भी कर रहे हैं। वे आपके ट्रेलब्लेजर्स के बारे में जानकारी और कुछ ऐसे उपकरण साझा कर रहे हैं जो हमें आपसे बचाव करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अधिक कीमत चुकानी होगी। फाइट के शब्दों से ताओ यू को होश आ गया। हाँ, ऐसा लगता है कि अमीर युवतियां अभी तक अंधेरे में छिपे चूहे को पकड़ने में सफल नहीं हुई हैं। हालांकि यह अपेक्षित ही प्रतीत होता है। चूंकि प्रतिदिन इतने सारे लोग नए विकास क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए यदि एक समूह से निपटा भी जाए तो दूसरा समूह अवश्य आ जाएगा। यदि वह वास्तव में एक स्थिर पद पर बने रह सकते तो उन्होंने खुद को राज्य की राजधानी भेजे जाने की व्यवस्था नहीं की होती। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर अच्छा नियंत्रण है। शत्रु सेना को घात लगाकर हमला किए जाने का डर हो सकता है, इसलिए वे डिस्पोजेबल टेलीपोर्टेशन डिवाइस का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। जिस तरह से वे छुपकर चीज़ों का आदान प्रदान करने आए हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि उन्हें सबके सामने नहीं लाया जा सकता और उनकी ताकत काफ़ी नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि वे कौन हैं? क्या आप उनकी पहचान जानते हैं? ताओ यू ने सपनों के माध्यम से आत्माओं से संवाद करने के लिए एक अनुष्ठान करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ताओ यू को यह आभास हो गया था कि मसालों के लंबे समय तक सेवन के कारण इस फिडे की मानसिक शक्ति आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। लेकिन थोड़ी सी कोशिश से स्वप्न आधारित आध्यात्मिक संबंध का उपयोग करके कुछ सही जानकारी प्राप्त करना काफ़ी आसान है। ... जैसा कि उम्मीद थी, चूहे अभी भी बहुत सतर्क हैं। ताओ यू ने फिएट के सपने में व्यापारी को फिएट के नज़रिए से देखा। वे सभी पूरी तरह से ढके हुए थे और वे किसी प्रकार की जादुई कलाकृति रहे होंगे, क्योंकि हैकनान परिवार के जासूसी उपकरण भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सके। हैकनान परिवार की उत्तराधिकारी होने के नाते फिडे को उन कुछ वस्तुओं के बारे में भी पता था जिनका आदान प्रदान किया गया था। ये सभी बहुत ही कपटपूर्ण चीज़ें हैं। यह जहर रंगहीन और गंधहीन है। ये छोटी सी बोतल आपकी दुनिया के सबसे बड़े सैंडवर्म को भी मारने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा इसे मसालों में मिलाया जा सकता है।
अगर हम में से कोई दायरे को तोड़ने वाला भी है तो भी अगर हमारे पास जहर के प्रति बहुत मजबूत प्रतिरोधक क्षमता नहीं है तो हम शायद तुरंत मर जाएंगे। ये बालों जैसी सुइयां विशेष रूप से विभिन्न ढालों और सुरक्षा क्षेत्रों को भेदने के लिए बनाई गई हैं। अचानक किया गया हमला सीमा तोड़ने वालों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। यह एक विश्व अवरोध मार्ग उपकरण है। यहाँ तक कि चुने हुए लोगों और धन चोरों के बिना भी आप इसका उपयोग व्यापार और टोही के लिए अस्थायी मार्ग खोलने के लिए कर सकते हैं। उद्धरण विभिन्न लेन देनों के माध्यम से प्राप्त की गई सभी वस्तुएं अत्यधिक लक्षित होती हैं। यदि यह अड्डा हरकनान परिवार के साथ व्यापार जारी रखता है तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर किसी कारणवश दोनों पक्षों के बीच संघर्ष छिड़ जाए और हकनान परिवार अचानक इन चीज़ों को निकालकर सहयोग के लिए निंजाओं को सौंप दे तो तैरते शहर के कुछ लोगों की मौत होना आश्चर्यजनक नहीं होगा। निंजाओं को भी हत्या के लिए विशेष आक्रमण क्षमता प्राप्त है। इसके अलावा दूसरे पक्ष द्वारा लीक की गई जानकारी के अनुसार यदि उन्हें निशाना बनाया जाता है तो उस धनी महिला और उसके समूह को छोड़कर तैरते शहर के अन्य शिष्यों के लिए उनका सामना करना मुश्किल होगा। हालांकि फ्लोटिंग सिटी के किसी भी सदस्य की मृत्यु उस युवा धनी महिला की प्रतिष्ठा और प्रभाव के लिए एक बड़ा झटका होगा। यह अफसोस की बात है कि हम उनके व्यापारिक तौर तरीकों को नहीं जानते। ताओ यू ने अपनी जीभ चटकाए। वे लोग बहुत सतर्क थे, उन्होंने सचमुच कोई सुराग नहीं छोड़ा। ये वस्तुएं विशेष रूप से लक्षित होती हैं, लेकिन इनमें पारिवारिक विशेषताएं नहीं होती। इन्हें राज्य परिषद के सामान्य व्यापार संघ जैसे चैनलों के माध्यम से इच्छाशक्ति का उपयोग करके खरीदा जा सकता है। जैसा कि कहावत है, समझदार व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, और आपने बहुत अच्छा काम किया है। ताओ यू ने सहमति में सिर हिलाया। इससे फिएट के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई थी। उसकी आंखों के सामने की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में समा गई और फिडे को अचानक एहसास हुआ कि अंतहीन काली मिट्टी अंधेरे से रेंगकर उसके शरीर पर आ गई है और चुपचाप उसकी आंखों को ढक लिया है। आंख की पुतली पर चढ़ती हुई इस छाया के कारण प्रकाश गायब हो गया। क्या चल रहा है? क्यों मुझे विकृत मानसिकता वाले लोग पसंद नहीं हैं? ताओ यू के बोलते ही काली मिट्टी ने तुरंत फिडे को पूरी तरह से निगल लिया और फिर तेजी से अपनी छाया में लौट गई। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने येकुरा और रासा दोनों को तनावग्रस्त कर दिया। असल में हमारी नज़र में तुम भी एक विकृत मानसिकता वाले इंसान हो। लुओ शा, जिसका शरीर भी काली छाया से ढका और जकड़ा हुआ था, के चेहरे पर दयनीय भाव थे। इसका अंत निश्चित है, इसे खा लिया जाएगा। खून से लथपथ ये कान केवल 2 कदम ही सावधानी से पीछे हट सका। उसने अपने सीने के सामने क्षैतिज रूप से एक कुनाई पकड़ी हुई थी। आपका क्या मतलब है, महोदय? वे पहले से ही पूरी तरह सहयोग कर रहे थे, फिर भी उन्होंने किसी की जान ले ली। वे सचमुच अप्रत्याशित हैं। कुछ नहीं, मैंने सपने में कुछ घृणित दृश्य देखे थे। आप लोग इससे पूरी तरह अनजान तो नहीं हो सकते, है ना? ताओ यू ने उन दोनों को अजीब नज़र से देखा और फिर कहा, तो आप किस प्रकार का मुआवजा देने जा रहे हैं? इन शब्दों को सुनकर लुओ शा और ये कान के होंठ फड़कने लगे। क्या आप हमारा मुआवजा पता लगाना चाहते हैं और फिर एक ही बार में सब कुछ निपटा देना चाहते हैं? वह आदमी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था और कठपुतली बनने को तैयार था, लेकिन परिस्थितियां उसके वश में नहीं थीं। उसका शरीर काली मिट्टी से जकड़ा हुआ था और वह रस चक्र का जरा सा भी उपयोग नहीं कर पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने पहल करते हुए पूछा, खुफिया जानकारी के अनुसार आपने किरिगाकुरे से निंजाओं को काम पर रखा है, इसलिए आपको हमारे बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। कृपया अपनी शर्तें बताएं। मुझे पूंछ वाले जीवों में काफ़ी दिलचस्पी है। क्या आपने जिनचुरिकी बना लिया है? ताओ यू की बातें सुनकर लुओ शा को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। आप बिल्कुल भी शिष्टता नहीं दिखा रहे हैं। इस समय हमारे गांव में सबसे कीमती चीज़ यही है। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी दृष्टि पूरी तरह से धुंधली हो गई है और काली मिट्टी ने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक लिया है। ऐसा लगता है कि अगर आप असंतोषजनक जवाब देंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो उस आदमी का हुआ था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उन्हें उसे मारना पड़ा। क्या ये सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए था? काज़ेगे के नाम पर मैं आपकी विनती स्वीकार करता हूँ। बहुत विचार विमर्श के बाद लुओ शा ने समझौता करने का विकल्प चुना। अगर मैं मना कर दूं तो क्या हुआ? यह एक व्यर्थ मृत्यु थी। विरोधी पहले ही इतनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है, ट्रेल ब्लेजर्स की समग्र ताकत का तो जिक्र ही नहीं। चूंकि उसने पहले ही टेल्ड बीस्ट्स पर अपनी नज़रें जमा ली हैं, इसलिए उसके लिए उनका मुकाबला करना शायद बहुत मुश्किल होगा। स्टॉप। अध्याय 503 षड्यंत्र। उद्धारकर्ता से जैसी उम्मीद थी, तूफान से हमें बाहर निकालने के बाद हमारा सीधा सामना देवताओं से हुआ। वे दुष्ट हरकानन तो बर्बाद हो ही जाएंगे। मैंने उस शक्ति को महसूस किया जो ईश्वर ने मुझे पहले ही प्रदान की थी। हाँ, उस हमले के लिए हम आंशिक रूप से जिम्मेदार थे। ये सचमुच कामुई है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ताओ यू ने स्वप्न आधारित आध्यात्मिक संवाद किया और फैंग यंग के साथ एक मौखिक समझौता पूरा किया। उनके पीछे खड़े सभी फ्रीमैन काफ़ी उत्साहित थे।
पॉल ने अपनी अनेक भविष्यवाणीय क्षमताओं के माध्यम से मसीहा के रूप में अपनी पहचान साबित कर दी थी, जिससे उन्हें फ्रेमेन लोगों का अटूट विश्वास प्राप्त हुआ। जब उन्होंने पहली बार उद्धारकर्ता के मार्गदर्शन में इस वफादार देवता को पाया, तो ये पूरी तरह से उद्धारकर्ता पर विश्वास के कारण था। लेकिन अब दुश्मन के सहज विनाश ने फ्रीमैन परिवार को, जिसमें पहले से ही सांप्रदायिक तत्व मौजूद थे और जिन्हें एक आध्यात्मिक नेता की आवश्यकता थी, ताओ यू को तुरंत स्वीकार करने की अनुमति दी। ये कहना उचित होगा कि किसी भी आम व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित विशेष बलों के सदस्य या आत्मघाती दस्ते के सदस्य के लिए भी, उन्हें अपने पक्ष में करना इतना आसान नहीं होगा। फ्रीमेन जैसे समूहों को ही सबसे तेज गति से आम सहमति प्राप्त हुई। पॉल ने बातचीत और हंसते हंसते ताओ यू को फेडे को पूरी तरह से नष्ट करते हुए भी देखा। अत्रीडेस परिवार के उत्तराधिकारी होने के नाते पॉल को फिद के बारे में जानकारी थी। विशेष रूप से अपने पूर्वजों से संवाद करने के बाद उन्होंने अपनी पिछली यादों के माध्यम से पता लगाया कि उनकी मां वास्तव में बैरन हरकनान की बेटी थीं। रक्त संबंधों की दृष्टि से बैरन हॉकेनन उनके नाना थे, जबकि फिडे उनके मामा थे। बेशक इस पारिवारिक रिश्ते के प्रति उसके मन में जरा भी स्नेह नहीं था, उसके मन में केवल घृणा थी। जब उसने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जो गतिरोध को तोड़कर फिएट को खत्म कर देगा, और भविष्यवाणी से प्रेरित होकर उसे एक बार फिर ज्ञान और समझ की एक स्पष्ट अनुभूति हुई। दूसरी पार्टी उसे सत्ता में आने में मदद करना चाह सकती है। कानूनी तौर पर यदि बैरन हॉकनाम और उनके अन्य सभी उत्तराधिकारी मर चुके होते, तो वह वास्तव में हॉकनाम परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने के हकदार होते। यह ऐसी बात है जिसे यहाँ के हरकनान परिवार के सैनिक और कर्मचारी स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद ताओ यू ने फ्रीमैन परिवार की ओर देखा, फिर एक सिक्का निकाला और उसे उछाला। सिक्का हवा में दर्जनों बार लुढ़कने के बाद उसकी हथेली के पिछले हिस्से पर जा गिरा। सिक्के पर बने पैटर्न को देखकर ताओ यू ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ऐसा लगता है कि शायद कोई अप्रत्याशित आश्चर्य हो सकता है। हालांकि चुड़ैल को भविष्यवाणी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन तीनों व्यवसायों से प्राप्त आध्यात्मिकता और ताओ यू की स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति को एकीकृत करने पर बाहरी दुनिया में अपेक्षाकृत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। हालांकि जिस तरह पॉल पड़ोसी दुनिया की स्थिति को समझने में असमर्थ था, उसी तरह ताओ यू की भविष्यवाणी करने की क्षमता भी संभवतः दुनिया के टुकड़ों की इच्छा से प्रेरित थी। इस भविष्यवाणी से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है, उससे ये संकेत मिलता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी भविष्यवाणी होने वाली है, और वह उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने वाला है। हाकानन परिवार की पैतृक भूमि पहाड़ों से घिरी एक घाटी जैसी दिखती है, जिससे इसकी रक्षा करना आसान और इस पर हमला करना मुश्किल हो जाता है, और साथ ही यह रेत के तूफानों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक कि क्रूर और युद्धप्रिय फ्रेमेन भी कभी इस जगह पर आक्रमण करने में सक्षम नहीं रहे हैं। ये हरकनान परिवार की नींव भी है। भले ही वे खाई में गिर जाएं, भले ही उनका साम्राज्य से पूरी तरह से संपर्क टूट जाए, लेकिन शुरुआती घबराहट के बाद स्थिति जल्दी ही स्थिर हो गई। इसी बीच बैरन हॉकनान, जो एक राक्षस की तरह दिखता था और काफी विकृत प्रतीत होता था, अपने महल में हवा में तैर रहा था और व्यापार करने आए अग्रदूतों को नीचे देख रहा था। हे, इस बार तुम क्या लाए हो और बदले में क्या चाहते हो? बैरन हॉकनान हवा में तैर रहा था और काफी अहंकारी प्रतीत हो रहा था, लेकिन असल में बहनों द्वारा धोखा दिए जाने और एक अपक्षयी रोग से ग्रसित होने के कारण उसका शरीर अनियंत्रित रूप से विकृत हो गया। अब वह अपने पैरों पर चलने में असमर्थ है और केवल एक सस्पेंशन डिवाइस के सहारे ही चल सकता है जो उसकी कमर का वजन वहन करता है। लेकिन इस उपकरण की बदौलत उसके पास कुछ हद तक बहने की क्षमता भी है। हालात में कुछ बदलाव आया है और हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सहयोग के लिए सुनागाकुरे से कुछ निंजा सकेंगे। उस नवागंतुक की आवाज़ बहुत कर्कश थी और यह बताना असंभव था कि वह पुरुष था, स्त्री, युवा था या बूढ़ा। उसने एक लंबा चोला पहना हुआ था और वह भूत की तरह हवा में तैर रहा था। उसके चोले का निचला हिस्सा लगातार हिल रहा था। हे, इतने समय तक इतना सतर्क रहना ही यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि तुम लोग सचमुच चूहों का झुंड हो जिन्हें दिन का उजाला भी बर्दाश्त नहीं होता। क्या तुम हमसे मुंह मोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हारी एक तरफा कहानी की वजह से हमारे बीच की शांति भंग करने की मूर्खता नहीं करने वाला। बैरन हॉकनान का लहजा कुछ हद तक उदासीन था। उसे शांति की परवाह नहीं थी, लेकिन उन अग्रदूतों की ताकत वाकई बहुत अधिक थी। अपने ही इलाके में निंजाओं की मदद के बावजूद भी वह सुरक्षित महसूस करता था। अब आप पहल करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब एक जाल हो, किसी को फंसाने की कोशिश हो? उसे सामान्य लेन देन करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह जोखिम भरी चीज़ों के बारे में आपके खोखले वादों पर ध्यान नहीं देगा। मैं जानता हूं कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं, इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से यहां आया हूं। इस अनुबंध में अगाध गहराई की बाध्यकारी शक्ति है। एक बार हस्ताक्षर करने के बाद हमें इसे पूरा करना होगा। इसे अपने हाथों में लेकर आप इसके रहस्यों को स्वयं अनुभव कर सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर के लिए ये पर्याप्त है।
बैरन हॉकनान लंबे समय से मसालों का सेवन कर रहे थे और हालांकि उन्होंने व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी उनकी मानसिक शक्ति आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी। भविष्य में जब पॉल की बहन ने अपने पूर्वजों का पता लगाया तो उसने उसे जबरदस्ती पुनर्जीवित भी कर दिया। जब उस अग्रणी व्यक्ति ने, जो यहाँ आया था, चर्मपत्र जैसा दिखने वाला एक अनुबंध निकाला, तो केवल उस अनुबंध को देखकर ही वह उस पर निहित बाध्यकारी शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ट्रेल ब्लेजर्स का जादू देखा था, फिर भी इस अनुभव ने उन्हें विस्मय से भर दिया। आपकी क्षमताएं वाकई अद्भुत हैं। इसलिए अनुबंध के अनुसार जब तक महामहिम बैरन अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बीमारी का इलाज करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे। विश्वास कीजिए, ये हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने पिछली पूछताछ के माध्यम से बैरन हरकनान की स्थिति को समझ लिया था और उसकी उस घातक कमजोरी को जान लिया था जिसे वह नकार नहीं सकता था। कोई भी इतना फूला हुआ राक्षस नहीं बनना चाहता जो अपने पैरों पर चलने में भी असमर्थ हो। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के प्रयास में बैरन हॉकनान ने यहाँ तक कि अपने शरीर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, लगातार अन्य बीमारियों को ग्रसित करने की कोशिश की और हर संभव विधि और लोक उपचार का प्रयोग किया, लेकिन इसका असर शरीर की हालत और खराब करने के अलावा और कुछ नहीं हुआ। यदि मसालों के दीर्घकालिक उपयोग से प्राप्त हुई शक्ति और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति न होती तो संभवतः वह बहुत पहले ही मर चुका होता। मुझे अपनी योजनाओं और उपचार के विकल्पों के बारे में बताएं। बैरन हॉकनान की बातें सुनकर आसपास मंडरा रही प्रेत जैसी आकृति ने भी एक अप्रिय हंसी निकाली। उसे पता था कि दूसरा व्यक्ति उसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकता। हम आपको योजना के बारे में तभी बताएंगे जब आप अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। पहले उपचार योजना के बारे में बात करते हैं। आपकी स्थिति के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, यांत्रिक संशोधन और जैविक प्रत्यारोपण। वह असल में बैरन हॉकनान को धोखा नहीं दे रहा था। हालांकि उन्हें बैरन की बीमारी की सटीक जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे उसके लिए एक नया शरीर ढूंढ सकते हैं। वे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने एक छोटा प्रोजेक्ट भी निकाला ताकि उन्हें संशोधन के 2 तरीके और संभावित प्रभावों को छवि प्रारूप में दिखाया जा सके। हालांकि प्रोजेक्टर पर दिखाई देने वाली छवियां भयावह थीं, जिनमें बैरन हॉकनान को सिर को छोड़कर पूरे शरीर का रक्त आधान करते हुए दिखाया गया था, लेकिन एनिमेशन में इसे धीमी गति से काटने की प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया था। लेकिन बैरन हॉकनान सामग्री को देखते हुए काफी उत्साहित लग रहे थे। उनकी योजना काफी परिपक्व लगती है। इससे विश्वसनीयता और भी बढ़ जाती है। दर्द, पीड़ा, उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। जैसे जैसे ये स्थिति बढ़ती गई, उन्हें दोनों योजनाएं व्यवहार्य लगने लगीं। हाँ, जरूर, चलो मुझे देखने दो तुम्हारी क्या योजनाएं हैं। बैरन हॉकनान ने उत्तोलन उपकरण को नियंत्रित करके नीचे उतरने का काम किया, फिर अनुबंध छीन लिया। ठीक उसी क्षण अपने महल के भीतर भी उन्होंने धरती में एक हल्का सा कंपन महसूस किया। रेत के कीड़े, वो बदमाश चूहे यहाँ आ गए हैं। बैरन हॉकनान की मानसिक शक्ति कमजोर नहीं थी। उन्होंने किसी के द्वारा सूचना दिए बिना ही केवल इस कंपन के माध्यम से अपना निर्णय लिया। कुछ ही देर बाद एक अधीनस्थ कर्मचारी दौड़कर वहां पहुंच गया। महामहिम, फ्रेमेन लोग रेत के कीड़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। फीड से कोई खबर नहीं मिली। क्या यह नहीं कहा गया था कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है? क्या पाया गया से उनका यही मतलब था? वे पलटकर हमारी तलाश में आ गए हैं। ये तो सचमुच प्राकृतिक व्यवस्था का उलटफेर है। हाकानन परिवार ने कई वर्षों तक रेत के टीलों पर शासन किया है। हालांकि फ्रेमेन ने हमेशा विभिन्न प्रकार की परेशानियां पैदा की हैं और मसालों के खनन में हस्तक्षेप किया है, लेकिन ये पहली बार है जब वे हमारे मुख्यालय में घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। ये बेहद शर्मनाक है। स्टॉप। अध्याय 504, स्थिति को बिगाड़ना। नहीं, कोई जवाब नहीं मिला है और हम उन निंजाओं से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, सिपाही ने घबराते हुए कहा। बैरन हॉकनान बेहद क्रूर था। उसी ने अपने दोनों भतीजों को इतना निर्दयी बनाया था। हालांकि वह हरकनान परिवार का एक अनुभवी सदस्य था, फिर भी उसे बेचैनी महसूस होती थी। हम हमेशा अहम मौकों पर नाकाम हो जाता है, बिल्कुल बेकार। हैकनान का चेहरा कुछ उदास था। अगर उसे धोखे से बेटा न होने की स्थिति में न लाया गया होता तो उसे अपने भाई के 2 निकम्मे बच्चों की परवरिश न करनी पड़ती। लाबान ने अपने प्रिय भाई की हत्या करने के बावजूद वास्तव में शक्तिहीन था और उसे पहले ही प्रायश्चित करने की आवश्यकता थी। नतीजतन फेडरर, जिन्हें शुरू में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, इस बार भी बुरी तरह असफल रहे। उनसे निपटने के लिए लाबान को भेजो। बैरन हॉकनान के विचार में यह संभवतः फ्रीमैन परिवार द्वारा दुश्मन को बाहर निकालने के लिए किया गया एक छल था। निंजा और फिडे अपने साथ जो ताकत लेकर आए हैं, उसे देखते हुए कुछ भी बुरा होने की संभावना कम है। बस वे समय रहते वापस नहीं लौट सकते। वर्तमान भूभाग की अनुकूलता को देखते हुए भले ही रेत के कीड़े हमला कर दें। बूम! भयंकर कंपन होने लगे। जो पहले मामूली हलचलें थीं, अब भूकंप जैसी लगने लगीं। इससे बैरन हॉकनान पूरी तरह से बेचैन हो गए।
ये धीरे धीरे खुद को नियंत्रित करने लगा और ऊपर की ओर तैरने लगा। उनके महल की छत में एक दरार थी जिससे उन्हें सीधे बाहरी दुनिया को देखने की सुविधा मिलती थी। वह प्रेतवादित अग्रदूत भी ऊपर की ओर तैरने लगा और लगातार अपनी कर्कश आवाज निकालता रहा। महामहिम बैरन, ऐसा लगता है कि आप मुसीबत में हैं। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। यह आवाज़ सुनकर बैरन हरकनान ने इनकार नहीं किया, क्योंकि फिडे वास्तव में अपने साथ कई विशिष्ट सैनिकों को ले गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होल्जमैन शील्ड की संख्या अभी भी सीमित है। आप अकेले क्या भूमिका निभा सकते हैं? बैरन हॉकनान ऊपर की ओर तैरते हुए तेजी से सवाल पूछने लगे। ये हम जैसे अग्रदूतों की क्षमता है और मेरे साथी आसपास ही हैं। जैसे ही वे दोनों हवा में ऊपर उठे, वे महल के शीर्ष पर स्थित रोशनदान के पास पहुंचे और बाहर पहले आए भूकंप के झटकों का स्रोत देखा। हकनाम परिवार को मूल रूप से घेरने वाली पर्वत श्रृंखला जैसी दिखने वाली बाधा पर सैकड़ों मीटर लंबे कई रेत के कीड़े लगातार हमला कर रहे थे। सैंडवर्म का विशाल मुंह एक श्रैडर की तरह लगातार घूमता रहा, पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े काटता रहा और उन्हें अपने चारों ओर लपेटता रहा। चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े गिरे और बड़े बड़े पत्थर टूटकर चारों ओर बिखर गए। दसियों टन वजनी विशालकाय चट्टानें लुढ़कती हुई जमीन पर गिर पड़ीं, जिससे गहरे गड्ढे बन गए और लगातार भूकंप के झटके आते रहे। सैकड़ों मीटर लंबा सैंडवर्म मूल रूप से एक मुलायम चपटी 100 मंजिला इमारत जैसा दिखता था, जिसका भव्य शरीर बेहद खूंखार प्रतीत होता था। अब जब ये पहाड़ के चारों ओर घूमता है तो ये टोफू में छेद करती हुई लोच मछली जैसा दिखता है। हरकनान परिवार के सैनिकों के पास इस स्थिति से निपटने का कोई प्रभावी साधन नहीं था। जब कोई चीज़ एक हद तक बड़ी हो जाती है तो वह अनसुलझी रह जाती है। यहाँ तक कि एक साधारण सी दिखने वाली टक्कर भी बेहद खतरनाक प्रतीत होती है। एक बड़े ट्रक की हल्की सी टक्कर भी पैदल यात्री को टुकड़ों में बांट सकती है, ऐसे में इतने विशालकाय वाहन की तो बात ही क्या। ये कैसे संभव है? रेत के कीड़े ऐसा क्यों करेंगे? क्या वे रेत के कीड़ों को इस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं? बाहर जो कुछ हो रहा था उसे देखकर बैरन हॉकनान भी कुछ हद तक अविश्वास में पड़ गए। निंजा लोग रेत के कीड़ों को वश में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रगति धीमी थी। फेमेन लोग सैंडवर्म के शरीर पर मौजूद शल्कों का ही सहारा लेकर उसे लगाम से नियंत्रित कर सकते थे, जिससे उन्हें कुछ हद तक लाभ प्राप्त होता था। सैंडवर्म अक्सर उनके लिए दोधारी तलवार साबित होते हैं। अगर फेमेन लोग सैंडवर्म्स पर इस हद तक नियंत्रण बनाए रख पाते तो हैकनान परिवार बहुत पहले ही बड़ी मुसीबत में पड़ गया होता। यहाँ तक कि वे अग्रणी लोग जिन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, जो मानव भूतों की तरह प्रतीत होते थे, बाहर जो कुछ हो रहा था उसे देखकर स्तब्ध रह गए। हमारे पास इन रेत कीटों से निपटने के तरीके हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि महामहिम पहले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें। इस बिंदु पर उनका लहजा कुछ गंभीर हो गया। इतने बड़े मामले से निपटने के दौरान कुछ ऐसे निशान छूट सकते हैं जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता, जिससे संभावित रूप से किसी की पहचान उजागर हो सकती है। इसलिए हम इस पर तभी विचार कर सकते हैं जब बैरन हरकनान पूरी तरह से सहमत हो जाएं। मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। आपके पास जो भी साधन हो उनका शीघ्र उपयोग करें और पहाड़ की ढलान को जल्द से जल्द ध्वस्त कर दें। बैरन हॉकनान शुरू से ही इसमें रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से बिना किसी झिझक के अपने हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें यह भी संदेह था कि ट्रेल ब्लेजर्स ने उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए खुद ही यह सब किया था। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उनके पास हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि उनके पास अभी भी कुछ अनुवर्ती उपचार पद्धतियां हैं, लेकिन उन पद्धतियों से होने वाला नुकसान सैंडवर्म से होने वाले नुकसान से कम नहीं है। अगर इन रेत के कीड़ों को अंदर घुसने दिया गया तो हकानन परिवार का पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। एक समझदारी भरा विकल्प। उस प्रेत जैसी आकृति ने धीरे से हंसा, फिर वह अपने आप ही तैरने लगा और तेजी से ढहते हुए पहाड़ की ओर बढ़ गया। पहाड़ की ढलान पर हल्के निशानों और उजागर चट्टानों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह आकृति एक स्पष्ट गुनगुनाहट निकाल रही हो। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सुंदर धुन गा रहा हो और उसके सुर ऊंचे होते जा रहे थे। बाहर भूस्खलन के भयंकर झटकों और रेत के कीड़ों के कान फाड़ देने वाले शोर के बावजूद वे अप्रभावित रहे। लेकिन उस आकृति द्वारा गुनगुनाई गई धुन शोर से पूरी तरह अप्रभावित प्रतीत हुई और सभी के कानों तक पहुंची। हाकानन के सैनिक, जो घबराए हुए थे, तुरंत शांत हो गए। यहाँ तक कि बैरन हॉकनान ने भी अपने भीतर के क्रोध में कमी महसूस की, जिससे वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी हुआ। क्या ये किसी प्रकार की शांत करने की क्षमता है? निश्चित रूप से। सामने मौजूद विशाल खूंखार रेत के कीड़े गाने से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना विनाश रोकना शुरू कर दिया। वे अब भी हताशा में अपने विशाल शरीर को मरोड़ रहे थे, जिससे बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ रहे थे। लेकिन हलचलें पहले की तुलना में बहुत कम थीं, मानो उन्हें शांत कर दिया गया हो। ठीक उसी समय जब ये विशालकाय रेतीले कीड़े पहाड़ के चारों ओर कुंडली मारकर बैठे हुए रुक गए, मानो वे धुन सुन रहे हों। अचानक कहीं से भी प्रकाश की एक विशाल किरण प्रकट हुई।
10 मीटर लंबी धधकती हुई सफ़ेद किरण ने सैंडवर्म के सिर पर निशाना साधा और जैसे ही सैंडवर्म हिलना बंद करके एक स्थिर लक्ष्य बन गया, उसने उसके सिर को भेद दिया। पफ टिल्डर। इतना बड़ा और गहरा घाव इतना भयानक था कि एक सैंडवर्म भी उसे सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण वह बुरी तरह छटपटाने लगा और पहाड़ पर कांपने लगा। इस बिंदु पर सैंडवर्म की आकार संबंधी कमी भी स्पष्ट हो जाती है। हालांकि यह विशालकाय है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया की गति वास्तव में बहुत धीमी है। गीत से शांत होने के बाद वह पहले से ही कुछ हद तक स्तब्ध था, और यहाँ तक कि जब उसके ही जैसे जीवों का पास में शिकार किया जा रहा था, तब भी वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सका। फिर दूसरा और फिर तीसरा। प्रकाश की विशाल किरण तेजी से गुजरी और अपनी फुर्तीली हरकतों के साथ साथ सैंडवर्म के भद्दे आकार के कारण उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक मामूली सी चोट भी बहुत बड़ा घाव कर सकती है। बिखरे हुए कंकड़ और नीला खून पेंट की तरह पहाड़ की ढलान पर फैले हुए थे। उसके पास शारीरिक शक्ति तो बहुत है, लेकिन उसके लिए चीज़ों को संभालना मुश्किल नहीं है। अपनी फुर्तीली हरकतों से उस आकृति ने दर्जनों मीटर लंबी एक विशाल प्रकाश की छुरी घुमाई और सैंडवर्म को मार डाला। गाने से नियंत्रित हो रहे सैंडवर्म को छलांग लगाकर और कुशलता से मारकर ऐसा लगा जैसे उसने थोड़ा तिरस्कारपूर्ण स्वर निकाला हो। ये रेतीला कीड़ा आकार और ताकत के मामले में बेहद शक्तिशाली है। यहाँ तक कि जो लोग विभिन्न लोगों को पार कर लेते हैं, उन्हें भी इसके किनारे से बचना होगा। मेरी ताकत बहुत कम है, अगर मुझ पर सीधा हमला हुआ तो मैं मर जाऊंगा। हालांकि अपार शक्ति होने के बावजूद उसका उपयोग करने की क्षमता का अभाव होने के कारण वह खुद और उसके साथियों द्वारा मिलकर इतनी आसानी से मारा गया। रेतकीड़े की क्षमताएं तो लगभग बेकार हैं, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति को सोखने की क्षमता 10,000 के करीब है। इन रेतकीड़ों के आकार को देखते हुए ये क्षमता इससे कहीं अधिक होनी चाहिए। सैंडवर्म को मारने वाला फुर्तीला व्यक्ति उसके शव के ऊपर फुर्ती से घूमने लगा और सैंडवर्म की मृत्यु के बाद एकत्रित हुई इच्छाशक्ति की परतों को नोचने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। हालांकि जैसे ही उसने 5 सैंडवर्म से छिलके उतारना समाप्त किया और नीचे कूदने ही वाला था, उसने पाया कि उसकी जानकारी के बिना स्याही जैसी दिखने वाली काले पानी की बूंदें उसके चारों ओर दिखाई देने लगी थीं। अच्छा नहीं है। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, जैसे ही वह हवा में उछला, एक काली परछाई उसके सामने से तेजी से गुजर गई। पफ टिल्डर। काली रोशनी ने उस आदमी को लंबवत रूप से 2 हिस्सों में बांट दिया और फिर काली छाया उसके शरीर और शल्कों को बहा ले गई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। उन्होंने मेरे पालतू जानवर को मार डाला। वे मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। स्टॉप। अध्याय 505 दानव वृक्ष। रेत के कीड़ों से क्षत विक्षत ये पहाड़ गड्ढों से भरा और ऊबड़ खाबड़ है, जिसकी सतह पर भयानक हल्के निशान बिखरे हुए हैं जो नीचे की चट्टानी परतों को उजागर करते हैं। पहाड़ से नीचे बहता हुआ गाढ़ा नीला कीड़ों का खून एक अजीब सा माहौल पैदा कर रहा था। सैकड़ों मीटर लंबे रेत के कीड़ों के लिए भी ऐसे पहाड़ को नष्ट करने में काफ़ी समय लगेगा। हालांकि सतह देखने में किसी कुत्ते द्वारा कुतर दी गई जैसी लग रही थी और ट्रेन जैसी आकृति वाले कई रेत के कीड़ों के शव अभी भी लटके हुए थे, लेकिन पहाड़ की समग्र संरचना अभी तक नष्ट नहीं हुई थी। ताओ यू सबसे ऊपर खड़ा था, नीचे पड़े सैंडवर्म के शवों को देख रहा था, अपने पीछे अपनी टीम के आने का आभास कर रहा था। उसका प्रश्नवाचक स्वर कुछ हद तक उदासीन लग रहा था। सैंडवर्म का पालतूकरण पूरी तरह से एक संयोग था। फेमिन लोगों ने कंपन के माध्यम से रेत के कीड़ों को बुलाया, जिससे ताओ यू की जिज्ञासा बढ़ गई। ऐसा लगता है कि इस जीव की आंखें नहीं हैं। इसकी धारणा मुख्य रूप से कंपन पर निर्भर करती है और यह रेत जैसे अकार्बनिक पदार्थों को भी खाता है। उन्होंने पालतू बनाकर उनमें आध्यात्मिकता का बीज बोने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ये बड़े जानवर उन मसालों की तरह नहीं थे जो आध्यात्मिकता बढ़ाने वाले उत्पाद बना सकते थे। वे तो बस सहज प्रवृत्ति से प्रेरित थे। इसलिए फ्रेमेन अपने शरीर पर मौजूद सबसे संवेदनशील शल्कों का उपयोग करके उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम थे। मिट्टी के बर्तनों में इस्तेमाल होने वाले जेड पत्थर को पालतू बनाना असाधारण रूप से सरल था, इसलिए उन्होंने रेत के कीड़ों को पहले हमला करने की व्यवस्था कर दी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो सैंडवर्म को इतनी आसानी से मार सके। उनके तौर तरीकों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वे इस नए क्षेत्र में अग्रणी हैं और काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। भविष्यवाणी करना काफ़ी सुविधाजनक है। ताओ यू अपने हाथ में एक सिक्के से खेल रहा था, उसे लगातार अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहा था। यद्यपि भविष्यवाणियों पर अनिश्चित काल तक भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी यह कुछ सरल निर्णय लेने के लिए पर्याप्त से अधिक है और काफ़ी सुविधा प्रदान करती है। शैडो ब्लेड ने सीधे हमला किया और प्रतिद्वंद्वी को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना ही 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने प्रतिद्वंद्वी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ तक कि उसके शव को अपनी छाया में लपेट लिया। ताओ यू ने मारे गए व्यक्ति का चेहरा और शारीरिक बनावट भी देखी थी। वह अपनी युवावस्था में प्रतीत होता है, न कि 2 साल पहले नवनिर्मित सीमावर्ती क्षेत्र से आया कोई मूल निवासी। ऐसा लगता है मानो उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया हो। समग्र शक्ति के मामले में यह अभी भी ब्रेकर से थोड़ा पीछे है, लेकिन इसमें एक बेहद उत्कृष्ट हथियार है।
अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते हुए एक ने सैंडवर्म को नियंत्रित किया जबकि दूसरे ने उसका शिकार किया। इस प्रकार इस मूर्ख सैंडवर्म को घेरकर उसका सफाया कर दिया गया। इस स्तर की मजबूती किसी नव विकसित क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से उच्च स्तरीय मानी जाती है। रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने से पहले ट्रेया का स्तर ज्यादा से ज्यादा यही था। ये कहना मुश्किल है कि क्या उसने आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले से महारत हासिल करने के लिए सेहांग तलवार नियमावली पर भरोसा करके कोई क्षेत्र प्राप्त किया है। ये शीर्ष स्तर के वरिष्ठ भागीदार स्तरीय प्रतिभाएं टेलीपोर्टेशन के लिए सबसे किफ़ायती विकल्प हैं और वर्तमान में उन सभी का पता लगाना असंभव है। इसीलिए यह अवसर उत्पन्न हुआ। फ्रांसीसी लाइटसेबर धारक कंपनी के सुरक्षा विभाग में एक गश्ती अधिकारी, एक आधिकारिक पद। ताओ यू ने महल के ऊपर तैरती हुई आकृति को देखा। वह सदमे से भर गया था और उसके बगल में खड़े मोटे बड़े कानों वाले बैरन हरकान को देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। हमने आपके हरकनान परिवार को पर्याप्त सम्मान दिया और बदले में आपने न केवल मेरे आदमियों पर हमला किया और मेरे पालतू जानवरों का शिकार किया, बल्कि इन घिनौने गिरोहों के साथ मिलकर समझौते को भी तोड़ दिया। इसके लिए आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। सबसे पहले उसने एक सीलिंग तकनीक का उपयोग करके उस प्रकाश तलवारधारी के शव को अस्थायी रूप से सील कर दिया, जिसका उसने अभी अभी शिकार किया था, ताकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति को संरक्षित किया जा सके और सपनों के माध्यम से संवाद स्थापित किया जा सके। हल्के कदमों से ताओ यू सीधे पहाड़ में छिपे महल की ओर बढ़ गया। एक लबादे में लिपटी और हवा में तैरती हुई रहस्यमयी आकृति ने जरा भी संकोच नहीं किया और पूरी गति से सीधे विपरीत दिशा में दौड़ पड़ी। साथ ही वह लगातार मन ही मन गालियां बड़बड़ा रहा था। ये तो 8 भुजाओं वाला वज्र है। ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? राज्य सरकार से मिली खबरों के अनुसार इस पर लोक भंग करने का संदेह है, लेकिन इतना शक्तिशाली तो होना ही नहीं चाहिए। वह और लाइटसेबर वेल्डर वास्तव में अभी तक डिसिफ्र के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं और उन्हें दुनिया की इच्छा की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। विशुद्ध योग्यता के मामले में ये दोनों वरिष्ठ साझेदारों के शिखर पर हैं। उन दोनों के लिए मिलकर एक साधारण ब्रेकर को मारना असंभव नहीं है। लेकिन अब यह इस आदमी के सामने बहुत ही कमजोर प्रतीत होता है। भले ही यह सिर्फ एक छुपकर किया गया हमला था, लेकिन एक ही वार में लाइटसेबर उपयोगकर्ता को मार गिराना वाकई अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसलिए उसमें पलटवार करने का साहस भी नहीं था और वह पीछे मुड़े बिना ही भाग गया। दुर्भाग्यवश जैसे ही वह मुड़ा, एक लंबे भाले ने उसे खाई में धकेल दिया। स्काथ ने अपना भाला झटक दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी उस दिशा में उड़ गया जहां से ताओ यू आ रहा था। हवा में उछली हुई वह आकृति मानो अपने शरीर में कुछ इंजेक्ट कर रही हो, जिससे वह छेदे हुए घाव के दर्द को दबा सके और हवा में ही एक स्क्रॉल को जबरदस्ती फाड़ सके। ऐसा प्रतीत हुआ मानो तेज हवा का झोंका उसके चारों ओर घूमने लगा और वह स्क्रॉल चकनाचूर हो गया, मानो उसे घेरकर दूर फेंक देने की कोशिश कर रहा हो। ताओ यू को उसमें एक जादुई गुण का स्पष्ट सा आभास हुआ। ये कुछ हद तक वैसा ही है जैसा मास्टर वांग ने मुझे दिखाया था, बस फर्क इतना है कि इसे विशेष विधियों का उपयोग करके एक स्क्रॉल के अंदर सील किया गया लगता है। ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखते हुए ये भागने का एक तरीका है और इसकी गति धीमी नहीं होनी चाहिए। छपा टिल्ड। जंजीरों की आवाज गूंज उठी। जैसे ही एक गहरे काले रंग की जंजीर निकली, वह पलक झपकते ही प्रतिद्वंद्वी के शरीर को भेद गई और उसके बगल में एकत्रित मौलिक ऊर्जा भी पल भर में चकनाचूर हो गई। मेढक के बच्चे जैसी आकृतियां ताले की तरह चेन पर ऊपर चढ़ती गईं और दूसरे व्यक्ति के शरीर को सील कर दिया। प्रतिद्वंदी के शरीर के भीतर की ऊर्जा, साथ ही उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति पूरी तरह से सील कर दी गई थी, जिससे उसका एक अंश भी उपयोग करना असंभव हो गया था। फिर जंजीरों ने उस व्यक्ति को घसीटकर वापस लाया और उसे ताओ यू के सामने पेश किया। लेकिन उसी क्षण हरकान परिवार के ठिकाने से सभी प्रकार के अप्रत्याशित छिपे हुए कोनों से रॉकेटों की एक घनी बौछार दागी गई। ये सीधे उस पर्वत की ओर बढ़ा जहां ताओ यू स्थित था। इसने उन दोनों को और साथ ही आसपास के एक बड़े क्षेत्र को एक ही समय में कवर कर लिया। दिखाई देने वाले रॉकेटों के अलावा विभिन्न प्रकार की मशीन गनों और आग्नेयास्त्रों से भी गोलीबारी की गई। बुलेट पॉइंट्स की भारी बौछार ने अतिसंतृप्त कवरेज को जन्म दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि बैरन हॉकेनन ने अपने सहयोगियों के जीवन की बिल्कुल भी परवाह किए बिना सीधे और निर्णायक रूप से आदेश दिया। जब शुरू में रेत के कीड़े बेकाबू हो गए थे, तब उसने इस तरह के हमले का सहारा नहीं लिया था। ताओ यू धीमी गति से चल रही स्लाइड शो के आधार पर सरल निर्णय लेने में सक्षम था। इतनी मात्रा में गोला बारूद इस पहाड़ी की चोटी को समतल करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा इस निकटवर्ती बमबारी से हरकनान परिवार को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये तो वाकई कमाल की बात है। मैंने अभी तक आपसे संपर्क भी नहीं किया है। धीमी गति में ताओ यू ने चारों ओर से हो रहे भयंकर हमलों को देखते हुए आह भरी। फिर उसके पैरों के नीचे की छाया ने उसे घेर लिया और निगल लिया, साथ ही कैदी को भी अपने साथ ले गई और वे छाया में गिरकर बिना किसी निशान के गायब हो गए। फिर धमाकों की बौछार ने पहाड़ी की चोटी को पूरी तरह से ढक लिया। सैकड़ों मीटर लंबे कई सैंडवर्म से अप्रभावित रहा मुख्य भाग
विस्फोटों और बमबारी की घनी श्रृंखला से 2 हिस्सों में टूट गया और चट्टानें चारों ओर उड़ने लगीं। विस्फोट से निकले धुएं और धूल ने हवा को भर दिया, जिससे अंदर कुछ भी देखना असंभव हो गया। बूम! पहाड़ का आधा हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे भूस्खलन हो गया। भयानक टक्कर के बल ने सड़क पर मौजूद सभी बाधाओं को बेरहमी से चकनाचूर कर दिया। इस विस्फोट से प्रकृति की अपार शक्ति का जो प्रकोप हुआ, उसकी तुलना में सैंडवर्म्स का प्रभाव, जो सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था, बिल्कुल नगण्य प्रतीत हुआ। हैकनान परिवार की कई इमारतें भूस्खलन से सीधे तौर पर प्रभावित हुईं। हरकनाम परिवार के कई सदस्यों को जिंदा दफना दिया गया था। ये बैरन की निर्ममता और क्रूरता को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। बैरन हॉकेनेन अपनी सीमित दृष्टि के कारण ताओ यू को गायब होते हुए नहीं देख सके, उन्हें केवल गोलाबारी की निरंतर बौछार ही दिखाई दी। इतनी दूरी पर भी तेज हवा और बिजली की एक लहर सी दौड़ गई, जिससे उसे अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए अपना हाथ ऊपर उठाना पड़ा। ये व्यवस्था और तैयारी उसने उन निंजाओं से बचाव के दौरान की थी। यदि आवश्यक हो तो अपने कबीले के कुछ लोगों को चारा बनाकर बलि देना भी दुश्मन को करारा झटका देने के लिए पर्याप्त हो सकता है। वे निंजा बहुत फुर्तीले और बहुत ताकतवर थे, इसलिए सबसे अच्छा तरीका अभी भी बिना किसी खामी के व्यापक हमला करना है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल इन अग्रणी लोगों पर किया जा रहा है। क्या वह मर गया है? बैरन हरकुनान असमंजस में था। इस समय जिन 9 रक्षक निंजाओं को उसने पहले दूर भेजा था, वे चुपचाप उसके पास लौट आए थे। टीम का नेतृत्व कर रहे जोनीन ने सामने होने वाले विस्फोट की भयावहता को गंभीरता से देखा। हाकुनान परिवार की मारक क्षमता निंजाओं के लिए एक बड़ा खतरा है, और वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये तैयारी मूल रूप से अपने ही परिवार से बचाव के लिए की गई हो सकती है। अपने गांवों को सूचित करो, मुझे और अधिक शक्तिशाली योद्धाओं की आवश्यकता है, बहुत अधिक। बैरन हॉकेनेन उसे लगातार प्रोत्साहित करते रहे। इससे टीम का नेतृत्व कर रहे जोनीन भी कुछ हद तक असहाय हो गए। लॉर्ड येकांग स्वयं जांच करने गए और लॉर्ड फेगियंग को भी खबर मिली और वे तुरंत आपके लोगों की सहायता के लिए रवाना हो गए। वहां अभी भी बहुत से शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। हालांकि उसी क्षण धरती अचानक कांप उठी और जमीन में गहरी दरारें दिखाई देने लगीं, जैसे कि अथाह खाई हो। फिर अनगिनत लताएं ऊपर की ओर तेजी से बढ़ीं, जिससे बैरन हरकनान के महल का अधिकांश हिस्सा तुरंत नष्ट हो गया और दरारें फैलती चली गईं। मोटी जड़ें दीवारों को तोड़कर खंभों को चकनाचूर कर गईं, विचित्र ढंग से तंतुओं की तरह दिख रही थीं और ऊपर की ओर पूरी तरह से उनके चारों ओर लिपट गईं। लकड़ी रिलीज। टीम का नेतृत्व कर रहा जोनीन भयभीत हो गया और बैरन हकनान को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि घमंडी बैरन हरकनान बहुत ज्यादा मोटा था। बात यह नहीं थी कि वह उसे उठा नहीं सकता था, बल्कि यह थी कि उसके पास उत्तोलन के लिए उपयुक्त बिंदु नहीं था। जबरदस्ती खींचने से संभवतः शरीर को जकड़े हुए हिस्से टूटकर अलग हो जाएंगे। अंततः मेरे पास सबसे खराब स्थिति को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर चर्बी के उस चिकने टुकड़े को गले लगा लिया, जिससे एक तीखी दुर्गंध उसकी नाक में भर गई। एक जोनीन होने के बावजूद इतना बोझ ढोते हुए वह कुछ ही कदम दौड़ पाता था कि उसके पीछे की लताएं उसे पकड़ लेती थीं और जकड़ लेती थीं। न केवल वह, बल्कि उसके तीनों अंगरक्षक दस्ते भी उसके पीछे पीछे चले गए, और यहाँ तक कि हरकानन परिवार के वे सैनिक भी, जिनमें अभी भी ताकत बची थी, इन फैलती हुई लताओं की चपेट में आ गए प्रतीत हुए। अगर पर्याप्त ऊर्जा हो तो यह वास्तव में काफी उपयोगी है। ताओ यू ने अंतर्निहित अवरोध की काली मिट्टी को प्रारंभिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया और परग्रही ड्रैगन के अंदर मौजूद निशान वाले कीड़ों से लगातार जादुई शक्ति की आपूर्ति के साथ वह बड़े पैमाने पर लकड़ी रिलीज तकनीक में संतुलन हासिल करने में मुश्किल से कामयाब रहा। ये कहना जरूरी है कि जब बड़ा और शक्तिशाली एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो कई चीजें अविश्वसनीय रूप से मजबूत और शक्तिशाली हो सकती हैं। हालांकि काली मिट्टी से प्रेरित वृक्ष जगत के पतन की कला शैली कुछ हद तक भयावह है। गहरे हरे रंग की लताएं चिकनी और चिपचिपी थीं। जड़ें, तने और पत्तियां भी कुछ हद तक फिसलन भरी महसूस हुईं, और कई पत्तियों में घड़े के पौधे की तरह छेद थे, जिनमें रेत के कीड़े के दांतों जैसे दांत थे, जैसे कोई श्रेड हो। ये ट्री वर्ल्ड एडवेंट के सामान्य संस्करण से थोड़ा अलग है। थोड़ा। भविष्यवाणी में कहा गया है कि मेरे लिए कुछ बड़ा करना बेहतर होगा, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि यह कैसे अच्छा होगा। भूस्खलन को चारों ओर फैलते हुए देखना, उसके पीछे उसका अपना राक्षसी वृक्ष क्षेत्र उतर रहा था और सामने जमीन पर विस्फोट हो रहे थे। इसे एक बड़ी घटना माना जाना चाहिए, है ना? स्टॉप। अध्याय 506 समस्या। सपनों में दिखाई देने वाली मानसिक क्षमताएं। ताओ यू ने लाइट स्वॉर्ड वीडर फ्रीजा के शव का उपयोग करते हुए मृतक की आत्मा के साथ स्वप्न आधारित आध्यात्मिक संचार शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उसे नहीं लगता था कि उसमें सवाल पूछने की कोई प्रतिभा है, और एक पुरुष होने के नाते उसमें किसी को वश में करने की कोई विशेष क्षमता नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि वह स्वप्न संचार का उपयोग अधिक क्रूर तरीके से ही क्यों न करे।
हालांकि हम यह नहीं कह सकते कि हम उन सभी को बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन इससे बचे हुए लोगों द्वारा बाद में कही गई कुछ बातों की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त होगा। फ्रेडरिक, तुम पिछले 20 वर्षों से गश्ती पादरी रहे हो। एक दफ्तर में सिगार पीते हुए एक व्यक्ति धुएं के भंवर के बीच धीरे धीरे धुआं बाहर निकाल रहा है। यह एक अवसर है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो यह पद आपका होगा। इस पर अच्छी तरह से विचार करें। बॉस के निर्देश। मुझे याद है कि आपकी एक बेटी है। जब वह विचार कर रहा था तभी पास से गुजर रहे एक अजनबी ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। कोई न कोई आपको इसे करना सिखा देगा। एक आकृति जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, उसने ठंडे लहजे में उसे निर्देश दिए। चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। उद्धरण विस्मयादिबोधक चिन्ह @ और @% दृश्य और पात्र बदलते रहे। अंततः अनुबंध पर सहमति बनी। चर्मपत्र पर बने रक्तरंजित प्रतीक स्वप्न भविष्यवाणी के माध्यम से बड़े होकर प्रकट होना चाहते हैं और बदले में ताओ यू को संक्रमित और दूषित करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रदूषण का ताओ यू पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि ठीक इसी प्रदूषण के कारण इच्छाशक्ति से दूषित प्राणियों द्वारा गिराए गए मलबे की तरह जानकारी धुंधली हो गई, जिससे आध्यात्मिकता का क्षय हुआ और बाद में होने वाले संचार ने अपनी प्रभावी जानकारी खो दी। सुरक्षा विभाग के लोग। ताओ यू जानता था कि यह प्रसिद्ध लाइटसेबर चलाने वाला सुरक्षा विभाग से था। स्वप्न संचार के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि यह संबंध उनके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी और उनके वरिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से स्थापित हुआ था, जो कि पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। भीतरी और बाहरी शहरों में तैनात सुरक्षा बल वास्तव में केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें विशिष्ट माना जा सकता है और वे वास्तव में अधिकांश समस्याओं को संभालने में सक्षम हैं। सैद्धांतिक रूप से सुरक्षा बल सरकार और नगर परिषद के अधीन है। नामात्र के लिए ही सही, कंपनी के पास सुरक्षा टीम के सदस्यों को सीधे नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। हालांकि शुरुआत से अंत तक शिंग्याओ शहर में सबसे मजबूत और सबसे संगठित सशस्त्र बल हमेशा से कंपनी के सीधे नियंत्रण वाला सुरक्षा विभाग ही रहा है। हालांकि सुरक्षा विभाग मुख्य रूप से खाई के भीतर की स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है। सन परिवार भी कंपनी के निर्णय लेने वाले निकाय का हिस्सा है और कंपनी में गुटों का होना सामान्य बात है। सुरक्षाकर्मियों की संलिप्तता का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि पर्दे के पीछे की ताकतें कम से कम सन परिवार को चुनौती देने में सक्षम हैं। हालांकि इसे कंपनी के भीतर एक निजी कृत्य या गुटबाजी का कृत्य माना जा सकता है, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की सीधी तैनाती से एक मजबूत संदेश मिलता है। उससे मिली सबसे उपयोगी जानकारी ये थी कि उनके यहाँ आने का उद्देश्य बैरन हरकनान को किसी न किसी बिंदु पर कोई कदम उठाने के लिए उकसाना था। हालांकि सटीक समय और अपेक्षित परिणाम अभी भी अज्ञात हैं। उन्हें ये जानकारी इसलिए पता थी क्योंकि यह जानकारी बैरन हॉकेनन को पहले ही लीक हो गई थी और इसे किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं रखा गया था। उन्होंने काले कीचड़ से दूसरे लगभग अधमरे जकड़े हुए कैदी को बाहर निकाला। वह एक लबादे से ढका हुआ था और उसका पूरा शरीर चिपचिपा था। उसके चेहरे पर कुछ काली रेखाएं भी थीं जो अपने आप इधर उधर हिलती रहती थीं, मानो छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर के अंदर रेंग रहे हों। इससे फ्रीमेन के साथ आए लुओशा और ये कांग ने भी अपनी निगाहें नीचे कर लीं और चुप रहे। जैसा कि उम्मीद थी, तुम ही सबसे विकृत मानसिकता वाले हो। ये किस तरह की क्षमताएं हैं? वाह, हमें आपके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप कौन हैं? आपकी ताकत किसी से छिपी नहीं होनी चाहिए। ताओ यू ने उस व्यक्ति को देखा जिसकी आंखें लगभग हिल नहीं रही थीं, और उसे एहसास हुआ कि वह उन नायकों की सूची से मेल नहीं खाता जो उसने प्राप्त की थी। 8 भुजाओं वाले वज्र, तुमने सबको धोखा दिया है, लेकिन एक दुष्ट देवता के अनुयायी होने के नाते तुम्हें सूर्य परिवार की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सहयोग करने के अवसर नहीं हैं, बल्कि यूँ कहें कि हम तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त हैं। ताओ यू के नियंत्रण में आने के बाद जब वह आकृति थोड़ी बहुत बोलने में सक्षम हुई तो उसने कर्कश आवाज निकाली। स्पष्टतः ताओ यू के कपटपूर्ण तरीकों के कारण उन्होंने उसे सीधे तौर पर एक दुष्ट देवता का अनुयायी माना। ताओ यू को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, फिर भी इन 2 वर्षों के भीतर उनकी शक्ति इस हद तक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ये लाइटसेबर उपयोगकर्ता को तुरंत मार देता है। अपनी शक्तिशाली सीलिंग क्षमताओं और व्यापक वुड रिलीज तकनीक के साथ जंजीरों ने यह प्रदर्शित किया कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत एक साधारण वर्ल्ड ब्रेकर की तुलना में कहीं अधिक थी। पाताल लोक से मिली इस क्षमता के साथ वे किसी दुष्ट देवता के अनुयायी के अलावा और क्या हो सकते हैं। दुष्ट देवता से कुछ प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुटिल साधनों का प्रयोग करते हुए भारी कीमत चुकाई होगी, जैसे कि अपने जीवन का बलिदान देना या अपनी आत्मा को बेच देना। सच कहें तो अगर बदले में उसे इतनी बड़ी शक्ति मिल जाती तो वह खुद भी लालच में आ जाता। ये बात समझ से परे नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते तो भी मैं जुड़ सकता हूँ। मैं समूह में कैसे शामिल हो सकता हूँ? क्या आप मुझे शामिल कर सकते हैं?
उस आकृति को ताओ यू की थोड़ी झुंझलाहट का एहसास हुआ और उसने अपना कोण बदल लिया, जिससे ताओ यू और भी अधिक असहाय महसूस करने लगा। किसी की निर्दोषता पर लांछन लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगाध खाई में कई तरह की अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, क्या सन गुआंगयाओ भी छाया पक्ष से ही है? खैर, ऐसा लगता है कि सूर्य परिवार ने एक राक्षसी को भी जन्म दिया है, इसलिए यह बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे सब कुछ बताओ, मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। मुझे फ्रे से पहले ही कुछ जानकारी मिल चुकी है, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी बातों को समझने में सक्षम हूँ। ताओ यू ने शांत भाव से बात की। चूंकि आपको पहले ही यह बात समझ आ चुकी है, इसलिए इसे कहने में कोई बुराई नहीं है। हमारा लक्ष्य वास्तव में बहुत स्पष्ट है, ये साबित करना कि सन परिवार नव विकसित क्षेत्र का अच्छी तरह से प्रबंधन नहीं कर सकता। बंदी बनाए गए उस रहस्यमय व्यक्ति ने आज्ञाकारी होकर बोलना शुरू किया और एक प्रश्न पूछा। वे रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसलिए उनका मकसद समझना काफी आसान है। हालांकि अनुबंध की बाध्यताओं के कारण वह विशिष्ट समय, स्वरूप, विधि या दृष्टिकोण का खुलासा नहीं कर सका। जो कहा जा सकता है वह वास्तव में एक स्पष्ट, प्रत्यक्ष साजिश है। यह अवतार फिल्म में जंगल में उत्पात मचाने वाले एलियंस की तरह है। निर्माण की तुलना में विनाश हमेशा आसान होता है। सन शियू और उनकी टीम के नेतृत्व में सन परिवार का व्यवसाय स्थापना के बाद से ही फलता फूलता रहा है। इसमें एक पुस्तकालय, एक अतिचालक खदान और मसाले स्थानीय विशेषता के रूप में मौजूद हैं। विदेशी प्रजातियों के प्रजनन और इच्छाशक्ति आधारित फसलों की खेती जैसी दीर्घकालिक गतिविधियों के अलावा आसपास के क्षेत्र में करोड़ों स्वदेशी श्रमिक भी मौजूद हैं, साथ ही कुछ अपेक्षाकृत स्थिर खंड भी हैं। ये कहा जा सकता है कि भविष्य उज्ज्वल है। सन परिवार ने नव विकसित क्षेत्र का हमेशा से ही बहुत अच्छे से प्रबंधन किया है, जो इस नए विकास क्षेत्र के महत्व को भी साबित करता है। शुरुआत में सन परिवार संयोगवश नए विकास क्षेत्र में प्रवेश कर गया क्योंकि परिवार के मुख्य सदस्य अप्रत्याशित रूप से वहां पहुंच गए थे। उन्हें वहां पहुंचने के लिए हर किसी से विनती और गुहार लगानी पड़ी और उन्हें अन्य परिवारों से कोई सहायता नहीं मिली। अब जब हम उठ खड़े हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास अधिक स्वायत्ता है। यदि कोई ताश के पत्तों को फिर से फेरबदल करना चाहता है तो वह स्वाभाविक रूप से मामले को उलझाने की कोशिश करेगा। तस्करों के साथ मिलीभगत करने से लेकर डिस्पोजेबल व्यक्तिगत टेलीपोर्टेशन उपकरणों का उपयोग करने की कोशिश करने तक, एलियंस के साथ परेशानी पैदा करने तक और अब आसपास की ताकतों को परेशानी पैदा करने के लिए उकसाने तक। ये कहना उचित होगा कि उनके प्रयास कभी रुके नहीं हैं। ताओ यू को यही पता है। उस छोटी अमीर महिला ने कुछ खुले और गुप्त हमलों का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ऐसे कितने हमले हुए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वे काफ़ी मजबूत हैं और टेलीपोर्टेशन डिवाइस नियंत्रण में है, इसलिए कुल मिलाकर सब कुछ शांत प्रतीत होता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि पर्दे के पीछे बैठे लोग इस शांत और शांतिपूर्ण स्थिति को नहीं चाहते हैं। इसमें मौजूदा पारिवारिक गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा और नव विकसित क्षेत्रों के भीतर हितों का टकराव दोनों शामिल हो सकते हैं। मैं समझ गया, मुझे वाकई आप में थोड़ी दिलचस्पी है। लीजिए, मुझे अनुबंध की एक प्रति दीजिए ताकि मैं उसे देख सकूं। ताओ यू ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ दूसरे व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाया। मैं तो केवल डिस्पोजेबल सामान लाया था जिनका इस्तेमाल बैरन हरकनान पहले ही कर चुके हैं। शायद आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी के भाव दिखाई दिए। हालांकि यह अच्छी खबर है कि दूसरा पक्ष सुनने को तैयार है। दूसरे पक्ष के पास चाहे जो भी कमी हो, हम उसे लक्षित तरीके से प्रदान कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से उनका दिल जीत लिया जाएगा। मेरे पास यहाँ एक अनुबंध भी है, क्या मैं इसके बजाय इसका उपयोग कर सकता हूँ? ताओ यू ने वह वस्तु निकाली जिसे उस समय जब्त किया गया था। दरअसल ये दोनों ही चीज़ें राक्षसों की दुनिया से आई हैं। हालांकि मैं जिसका इस्तेमाल कर रहा हूं वह डिस्पोजेबल है, लेकिन उसकी बंधन शक्ति वाकई ज़्यादा है और आप उसे छुपा नहीं सकते। ये सुनकर ताओ यू ने हल्की सी आह भरी और फिर कुछ उदासीनता से कहा, तो मुझे अपनी कुछ इच्छाशक्ति उधार दो। मेरे पास अंतरआयामी संचार के लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति नहीं है। बंदी स्टॉप। अध्याय 507 फसल। अध्याय 507 फसल। तुम मुझे अपनी इच्छाशक्ति तक उधार देने को तैयार नहीं हो, फिर भी कहते हो कि तुम ईमानदार हो। ताओ यू ने कैदी को कॉलर से पकड़कर बार बार हिलाया। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। श्रीमान, 8 भुजाओं वाले वज्र, आपका बहाना बहुत ही घटिया है। संचार खर्चों को पूरा करने के लिए मुझसे अपनी संचार ऊर्जा का कुछ हिस्सा उधार मांगना स्पष्ट रूप से मुझे जान से मारने का प्रयास है। अब वह आकृति ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह मरने के बाद भी अपने दुश्मनों को अपने गुणों का श्रेय देने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पास सचमुच पैसे नहीं हैं। क्रोधित होकर ताओ यू ने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर परछाइयां फैल गईं और उसे भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस जानकारी की पुष्टि करने के लिए हम स्वप्न आधारित एक और आध्यात्मिक संचार करेंगे।
मैंने पाया कि दूसरे व्यक्ति ने जो कहा वह उनके द्वारा कही गई बात से बहुत अलग नहीं था। फिर उन्होंने युद्ध में प्राप्त कुछ वस्तुओं की जांच शुरू की। कुछ छोटी मोटी चीज़ों के अलावा 3 मुख्य वस्तुएं थीं जो ताओ यू को कुछ हद तक उपयोगी लगीं। प्रकाश और छाया तलवार मानसिक शक्ति द्वारा सक्रिय होकर एक तेजस्वी तलवार की छाया उत्पन्न की जा सकती है। तलवार की छाया का आकार और तीव्रता मानसिक शक्ति द्वारा अधिकतम सीमा तक समायोजित की जा सकती है। ये 30,000 यूनिट इच्छाशक्ति को अवशोषित कर सकती है। भूतिया चोगा, इसे पहनने पर पहचाने जाने से अत्यधिक सुरक्षा मिलती है और एक निश्चित सीमा के भीतर शारीरिक हमलों से भी सुरक्षा मिलती है। मानसिक ऊर्जा का उपयोग करके उपयोगकर्ता हवा में तैर सकता है। ये 17,000 यूनिट इच्छाशक्ति को अवशोषित कर सकता है। ग्रेविटी शैकल स्क्रॉल, मानसिक शक्ति द्वारा सक्रिय, इसका उपयोग एक बार दुश्मन को बांधने के लिए किया जा सकता है। ये 3,000 इच्छाओं की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। लाइट एंड शैडो स्वॉर्ड, 10 मीटर लंबी तलवार की किरण छोड़ सकती है जिससे सैंडवर्म्स को मारा जा सकता है, जिससे यह इच्छा शक्ति से बनाई गई एक काफ़ी अच्छी वस्तु बन जाती है। आधुनिक मिट्टी के बर्तनों के लिए भी इसे उपयोगी कहा जा सकता है। ये भी संभव है कि इसे उत्तेजित करने के लिए काली मिट्टी का भी उपयोग किया जा सकता है। यह ऊर्जा रूपांतरण का अपेक्षाकृत सुविधाजनक तरीका है। इस तरह फ्रेडरिक प्रसिद्ध हुए। भूत का चोला उन कुछ उपकरणों में से एक है जो उड़ने की क्षमता प्रदान करता है। हालांकि ताओ यू स्वयं अब उड़ने की क्षमता रखता है, फिर भी इसका महत्व प्रकाश और छाया तलवार से किसी भी तरह कम नहीं है। ये दोनों ही ऐसी वस्तुएं हैं जो इच्छा शक्ति के 10 लाखवें स्तर तक पहुंच सकती हैं। जहां तक जादुई स्क्रॉल की बात है, हालांकि यह एक बार इस्तेमाल के लिए है, लेकिन उस स्क्रॉल की ताकत को देखते हुए जिसका इस्तेमाल उस व्यक्ति ने भागने के लिए किया था, ये कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए। किसी विशेष कौशल स्तर के अग्रणी व्यक्ति के लिए ये जीवन रक्षक साबित हो सकता है या किसी महत्वपूर्ण क्षण में दुश्मन को खत्म करने का एक तरीका हो सकता है। अन्य विविध वस्तुओं के बीच ताओ यू ने सैंडवर्म के शल्क निकाले और उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में सीधे अवशोषित कर लिया। शायद रेत के कीड़े सब कुछ खा जाते हैं, इसलिए उनकी खाल के अंदर प्रदूषण अव्यवस्थित होता है और उसमें कोई कौशल संबंधी जानकारी नहीं होती। हालांकि संभवतः उनके विशाल आकार के कारण इन रेत के कीड़ों की खाल को अवशोषित करने पर ताओ यू को 50 से 60,000 इकाई इच्छा शक्ति प्राप्त हुई। यद्यपि यहाँ का संचार क्षेत्र डिलीवरी जोन नहीं है, फिर भी कीमत उचित है। चूंकि बैरन हॉकेनन को पकड़ लिया गया था, फ्रेमेन ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था और पॉल और उसके आदमी चीज़ों को संभाल रहे थे, इसलिए ताओ यू को वास्तव में ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। उन दोनों लोगों से निपटने और अपनी इच्छाशक्ति को पुनः प्राप्त करने के बाद उसने अंतरायामी संचारक निकाला और उस अमीर लड़की से संपर्क करना शुरू कर दिया। मैं वापस आ गया हूँ। मैंने कुछ प्रगति की है। मैं फिलहाल डेजर्ट 01 दुनिया में हूँ और मुझे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसा लगता है कि कोई हरकनान परिवार को हमला करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। ताओ यू ने इसे संक्षिप्त रखा। कुछ समय बाद ही उन्हें उस युवा उत्तराधिकारी से जवाब मिल गया। तुम जल्दी वापस आ गए। मुझे लगा था कि ज़्यादा समय लगेगा। कोई उस दुनिया के बारे में जानकारी खरीदना चाहता है। तुम हालात के हिसाब से तय कर सकते हो कि उसे बेचना है या नहीं। हमने भी तुम्हारे बताए कुछ संकेत देखे हैं, लेकिन हम सिर्फ निष्क्रिय रूप से ही अपना बचाव कर सकते हैं। युवा उत्तराधिकारी कुछ हद तक असहाय लग रही थी। शायद उसे कहीं और से कुछ सुराग मिल गए थे, या शायद उन्हें पहले भी इसी तरह की परेशानियों और संकटों का सामना करना पड़ा हो और उन्होंने उनका समाधान कर लिया हो। आखिरकार ये संदेह है कि सन परिवार का एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ, जिसका उपनाम कैट है, यहाँ मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे उस धनी युवती और उसके जैसी अन्य महिलाओं को, जिन्हें शारीरिक शक्ति में पूर्ण लाभ प्राप्त था, फिर भी कई चीज़ें उनके रास्ते में बाधा बन रही थीं। मजबूत क्षमताओं का होना कई समस्याओं को हल कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, आप बस अभिभूत हो जाते हैं। अब जबकि नवविकसित क्षेत्र लगातार बड़े होते जा रहे हैं, भले ही तैरते शहर के अनुयायियों को विभिन्न स्थानों पर तैनात करने की व्यवस्था की गई हो, फिर भी यह गारंटी देना असंभव है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। टेलीपोर्टेशन सिस्टम के खुलने के साथ ही जब अतिरिक्त बल पहुंचेंगे, तो ये भी अपरिहार्य है कि दुर्भावनापूर्ण तत्व भी सामने आएंगे। मसालों के उत्पादन को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है? क्या ये प्रभावित हुआ है? युवा उत्तराधिकारी ने एक और पूछताछ भेजी। उन्होंने हमेशा अपेक्षाकृत संयमित व्यापार दृष्टिकोण अपनाया है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि अपनी पर्याप्त शक्ति के अलावा वे मसाला उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। बैरन हॉकनान के पोते के होने से हम स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। इस बार मुझे और अधिक चाहिए। ताओ यू इस समय इच्छाशक्ति की भारी कमी का सामना कर रही है और अपनी ताकत में सुधार के साथ वह धीरे धीरे अधिक आत्मविश्वास प्राप्त कर रही है। लगता है तुम्हारा वजन काफ़ी बढ़ गया है। मुझे इसे ध्यान से देखना होगा। अगर तुम्हें भरोसा है तो आधा कर दो। कैसा रहेगा? क्या तुम इसे संभाल पाओगे? अगर दबाव महसूस हो तो थोड़ा और कम कर दो।
युवा उत्तराधिकारी की बाँह अभी भी स्पष्ट रूप से मुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने ये पूछने पर जोर दिया कि क्या वह भोजन समाप्त कर सकती है। शेयरों का आधा हिस्सा दान कर देने से सन परिवार में काफ़ी असंतोष पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर बाहरी दुनिया को पता चल गया तो पर्याप्त सुरक्षा बल न होने के कारण भीख मांगने वालों की कमी नहीं होगी। अगर ताओ यू अभी उस प्रांत में भी होता तो शायद वह इससे पूरी तरह बच नहीं पाता। आपको जितने अधिक लाभ मिलेंगे उतनी ही अधिक परेशानियां स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगी। अगर यह आधे शेयर हैं तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ताओ यू ने संदेश वापस भेजने से पहले कुछ देर सोचा। युवा उत्तराधिकारी ने उस पर विश्वास किया। आखिरकार ताओ यू का धुंध को पार करने का प्रदर्शन पहले से ही काफ़ी उत्कृष्ट था। भले ही हमले में कुछ सीमाएं हों, लेकिन इसका मूल स्वरूप नहीं बदलेगा। यदि, जैसा कि वह दावा करता है, इस बार स्वतंत्र दुनिया में कुछ लाभ हुए हैं, तो उस युवा धनी महिला के दृष्टिकोण से ये स्थिति को दबाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होगा। यदि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो अस्थायी रूप से कुछ शेयर सुरक्षा राशि के रूप में सौंप दें। मृत्यु का कोई खतरा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ शारीरिक दर्द हो सकता है। युवा उत्तराधिकारी से कुछ दूरस्थ संपर्क स्थापित करने और कुछ अनुवर्ती व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद ताओ यू ने पॉल से स्वागत समारोह की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। बैरन हॉकेनन को बंदी बना लिया गया, उनके दोनों उत्तराधिकारियों की मृत्यु हो गई और पॉल उनका पोता था। इस प्रकार की कुलीन विरासत परेशानी का कारण नहीं होती। या तो विनाश होगा या फिर अपने ही पोते को चुनना होगा। यह कोई मुश्किल फैसला नहीं लगता। उत्तराधिकार इतनी आसानी से संपन्न हो जाने से चौथे काजेग्गे रासा ने राहत की सांस ली। ये सबसे अच्छा तरीका है और इससे उनके लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। सैंड विलेज को व्यवहारिक और अवसरवादी होने का कुछ अनुभव है। परिष्कृत मसाले यहाँ मौजूद हैं, 2177 किलोग्राम। पॉल स्वयं ताओ यू को सीलबंद मसाले के गोदाम तक ले गया। आसपास दर्जनों टन कच्चे मसाले भी मौजूद थे। ताओ यू ने अपने लूटे हुए माल को बड़े संतोष से देखा और फिर पूछा, इन सभी को परिष्कृत करने में कितना समय लगेगा और वर्तमान में खनन किस गति से किया जा रहा है? हम प्रति माह लगभग 200 किलोग्राम अयस्क का शोधन कर सकते हैं। अब जबकि फ्रीमैन लोग हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, खनन और शोधन की गति को उसी स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। हम खनन क्षमता का विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन शोधन बहुत कठिन है। अगर हम मौजूदा उत्पादन क्षमता को बनाए रखें तो भी हम हर महीने इच्छा ऊर्जा से कम कई मिलियन कमा सकते हैं। अगर मैं उसका आधा हिस्सा भी ले लूँ तो कम से कम 2 या 3 मिलियन कमा सकता हूँ। इसके अलावा मसालों के खनन और शोधन में विस्तार की संभावना है। पहले फ्रीमैन द्वारा लगातार हमले होते थे, लेकिन अब जब हमले बंद हो गए हैं तो हम निश्चित रूप से अपने अभियानों का दायरा बढ़ा सकते हैं। दुर्भाग्यवश मसालों का खनन करना रेगिस्तान में सोने की खोज करने जैसा ही है, जिसमें बड़ी मात्रा में रेत से मसाले के अयस्क को छानने के लिए अत्यंत विशाल मशीनरी की आवश्यकता होती है। वे इंजीनियरिंग मशीनें बेहद विशाल थीं और रसातल में गिरने के बाद हरकनान परिवार ने उन्हें बनाने की क्षमता खो दी थी। यदि पड़ोसी अवतार ग्रह भी इसकी प्रतिकृति बना ले तो भी इतनी विशाल इंजीनियरिंग मशीन के उत्पादन का चक्र काफ़ी लंबा होगा। इसके अलावा दोनों पक्षों के अलग अलग नियमों के आधार पर समायोजन करना आवश्यक है। अवतार की दुनिया में उड़ने वाले कई वाहन अब उस दुनिया से निकलने के बाद खराब होने लगते हैं और ब्लैक टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ हिस्सों को हटाना पड़ता है, जिससे परीक्षण के लिए केवल पारंपरिक तकनीक वाले हिस्से ही बचते हैं। इसलिए अल्पावधि में उत्पादन क्षमता बढ़ाना संभव नहीं है। ये भविष्य की संभावना को अधिक दर्शाता है। स्टॉप अध्याय 508 सुनागाकुरे दान के लिए गठबंधन नेता गागा का धन्यवाद। अध्याय 508 सुनागाकुरे दान के लिए गठबंधन नेता गागा का धन्यवाद। घाटी में जगह जगह बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। रेत के कीड़ों के प्रभाव और विस्फोट के कारण हुए भूस्खलन ने उस पूरी घाटी को बुरी तरह से विकृत कर दिया जहां हाकानन परिवार रहता था। दृश्य कुछ हद तक अव्यवस्थित प्रतीत हो रहा था। हालांकि पॉल की भूमिका और फ्रीमैन परिवार द्वारा स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने के बाद व्यवस्था समग्र रूप से बहाल हो गई है। वे वर्तमान में घटनास्थल पर शवों को इकट्ठा कर रहे हैं और पत्थरों और मलबे को हटा रहे हैं। जहां तक ढह चुके पहाड़ और नष्ट हो चुकी इमारतों की बात है, हम केवल मशीनों पर ही निर्भर रह सकते हैं जो बाद में धीरे धीरे उनकी मरम्मत करेंगी। ताओ यू के पीछे की छाया से एक विशाल अजगर का पंजा बाहर निकला और जमीन पर जोर से टकराया। 2 महीने से अधिक समय तक जमीन में दबा हुआ वह अलौकिक अजगर पूरी तरह प्रभावित रहा। अंधेरे से बाहर निकलते समय उसके शरीर से काली स्याही की बूंदें टपक रही थीं। विशालकाय अजगर का पंजा जमीन पर जोर से टकराया, जिससे गहरे निशान पड़ गए। हालांकि वह अलौकिक अजगर सैंडवर्म से छोटा था, फिर भी उसकी प्रभावशाली उपस्थिति और उसके प्रकट होने के तरीके ने फ्रेमेंस और आत्मसमर्पण करने वाले हैकनान परिवार के सैनिकों को चौंका दिया। यहाँ तक कि जिन सुनागाकुरे निंजाओं को बंदी बनाया गया था, वे भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे।
क्रेस्ट वर्म्स एलियन वाइवरन के अंदर घूम रहे थे, जिससे उसकी छायादार सतह रुक रुक कर फूलती थी और फिर शांत हो जाती थी। क्रेस्ट वर्म्स के जन्म से उत्पन्न जादुई शक्ति काली मिट्टी के साथ मिलकर एक संवेदी निंजा में प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। ऐसी शक्तिशाली और अनोखी ऊर्जा परग्रही ड्रैगन को प्रकट होते देख कांग ने आह भरी। जिस खोजी ने उसे और विंडशैडो को पकड़ा है वह बेहद कुशल है और उसके पास हर तरह के तरीके मौजूद हैं। उसके असली स्वभाव को समझना नामुमकिन है और उसकी जानकारी लगातार अपडेट होती रहती है, जिससे हम उसकी विशेषज्ञता के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ रह जाते हैं। इससे पहले उसने जिस वुड रिलीज तकनीक का इस्तेमाल किया था, हालांकि उसकी शैली कुछ हद तक रहस्यमय थी, लेकिन वह अभिलेखों में वर्णित पौराणिक निंजा देवता की ट्री वर्ल्ड एडवेंट तकनीक के लगभग बराबर थी। इन विचित्र शक्तियों की तुलना में मुझे लगता है कि सबसे भयावह बात यह है कि वह वास्तव में फ्रीमैन और हैकनान परिवार को नियंत्रण में रखने में कामयाब रहा। काज़ेगे के रूप में रासा अपनी शक्ति के अलावा अन्य बाहरी प्रभावों पर भी ध्यान देता है। सुनागाकुरे के पास रहने वाले फ्रेमेन और हैकनान परिवार ऐसी स्थितियां हैं जिन पर उसे नज़र रखने की जरूरत है। आश्चर्य की बात है कि ये दो कट्टर दुश्मन वास्तव में एक महान सुलह तक पहुंच गए। ये बात उनके लिए बिल्कुल अविश्वसनीय और अकल्पनीय थी। हालांकि दिहुआ में लुओ शा का जिक्र किए बिना भी मैं केवल यही कल्पना कर सकता हूं कि ताओ यू के पास एक शानदार योजना थी। ताओ यू स्वयं इस बात से कुछ हद तक हैरान थे कि हैकनान परिवार और फ्रीमैन परिवार के बीच सुलह कैसे हो सकती है। वह मूल रूप से हैकनान परिवार की जगह फ्रेमेन लोगों को लाना चाहता था। अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो उन्हें लेने दीजिए, जब तक वे खनन करना सीख सकते हैं तब तक ठीक है। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पॉल ने अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर ली और उसका आनंद भी उठा लिया। अगर हम अत्रीडेस परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी स्थिति पर भी विचार करें तो वे मूल रूप से 3 रिश्तों को एक साथ संभाल रहे हैं। बैरन हॉकनान के पोते और फ्रेमेन के उद्धारकर्ता और पैगंबर के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम बनाया। ताओ यू का इरादा जरूरी नहीं था कि वह पूरे हरकानन परिवार का सफाया कर दे, बशर्ते उन्हें बख्श दिया जाए। आखिरकार वे खनिज खनन और मसालों के शोधन में कुशल श्रमिक थे। ये यकीनन सबसे अच्छा संभव परिणाम है। बैरन हॉकनान द्वारा हॉकनान के सैनिकों को शामिल करते हुए व्यापक हमले का आदेश देना अपने आप में एक बहुत ही गलत कदम था। यही एक कारण है कि पॉल इतनी आसानी से शीर्ष पर पहुंच सका। यह शायद भविष्यवाणी द्वारा प्रकट किया गया अवसर है। मुझे कारण तो नहीं पता, फिर भी मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। ये काफ़ी रहस्यमय है। लॉर्ड फेगेंग। जैसे ही वह परग्रही अजगर बाहर निकला और अपने पंख फैलाए फिर आज्ञाकारी रूप से एक तरफ लेट गया, ताओ यू ने लुओ शा की ओर मुड़कर देखा, जिसे उसने काली मिट्टी से सील कर दिया था। श्री ताओ, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे बस लुओ शा कहकर बुलाए। फटकार मिलने के बाद लुओ शा काफ़ी विनम्र दिखाई दिया और उसने अपने उस दबंग स्वभाव का कोई भी अंश नहीं दिखाया जो काज़ेगे के रूप में उसके पास था। पहले भी पकड़े जाने के कारण वह कुछ हद तक नाराज था, यह मानते हुए कि निंजाओं की कमजोरियों को खोजने की क्षमता के साथ जब तक वे दुश्मन के बारे में पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तब तक पलटवार करने की संभावना होती है। लेकिन इस दौरान उसने सैंडवर्म्स को नियंत्रित किया, हरकनान परिवार में तबाही मचाई, रहस्यमय शक्तिशाली हस्तियों को मार डाला, ट्री वर्ल्ड डिसेंट को मुक्त किया, ड्रैगन को बुलाया और कई अन्य ऑपरेशन किए। उन्हें इस व्यक्ति की ताकत का पहले ही अंदाजा हो चुका था। अजय, दूसरे पक्ष के पास इतनी सारी क्षमताएं हैं कि यह जानना असंभव है कि वे किस चीज़ में माहिर हैं। भले ही विरोधी कोई चाल न चले, लेकिन रेत के कीड़ों को नियंत्रित करने की उनकी अद्भुत क्षमता ही सुनागाकुरे को कड़ी टक्कर देने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा हाकुनान परिवार वर्तमान में एक स्थिर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और वास्तव में सुनागाकुरे और उनके बीच कोई आवश्यक संघर्ष नहीं है। निंजा गांवों का अस्तित्व लोगों को काम पर रखकर ही चलता है। वह केवल गांव का अच्छे से प्रबंधन करना और एक अच्छा विंडशैडो बनना चाहता था। दुनिया को जीतने की उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। हालांकि हरकनान परिवार ने पहले भी आपके साथ सहयोग बनाए रखा था, आइए अब भी इसे जारी रखें। आपका क्या विचार है? बिल्कुल, हरकनान परिवार में उत्तराधिकार की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। हम बैरन हरकनान के व्यक्तिगत कर्मचारी नहीं हैं। इस बिंदु पर लुओ शा ने पूरी ईमानदारी से आगे कहा, मैं एक पूंछ वाले राक्षस के बारे में भी जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ताओ यू ने अपने हाथ में सिक्के को घुमाया, उस पर बने पैटर्न का निरीक्षण किया और फिर अपना निर्णय लिया। भविष्यवाणी एक कारण है, दूसरी ओर उनकी उच्च कुशलता और साहस, साथ ही सुनागाकुरे के बारे में उनके पूर्व ज्ञान का मतलब था कि वहां सीधे जाना स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। लुओ शा का कुल्हाड़ीधारियों पर घात लगाकर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। प्रतिद्वंद्वी ने अपने युद्ध रिकॉर्ड के माध्यम से पहले ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। सिर्फ एक पहलू को देखकर ही पूरी तस्वीर समझ में आ जाती है। इस व्यक्ति की ताकत से यह स्पष्ट है कि पाइनियर्स का समग्र स्तर सुनागाकुरे से कहीं अधिक है।
यह अच्छी बात है कि हम वर्तमान संबंधों को बनाए रख सकते हैं। बाकी निंजा रक्षा में सहायता करने और अन्य अग्रदूतों को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए पीछे रहेंगे। वे वास्तविक समय में संचार बनाए रखेंगे। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अग्रदूतों सहित प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आगंतुकों को निर्देशों के लिए सीधे मुझसे संपर्क करना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि मसालों की कटाई यथाशीघ्र आगे बढ़े और पॉल की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जी हाँ, मैं तुरंत इसका इंतजाम कर दूंगा। पॉल हेकनान परिवार और फ्रीमेन के बीच की कड़ी थे और कुछ हद तक ताओ और फ्रीमेन के बीच भी उनकी स्थिति महत्वपूर्ण थी। मैंने घाटी पर एक नज़र डाली जो विस्फोटों और सैंडवर्म के प्रकोप से अस्त व्यस्त हो चुकी थी, भूस्खलन के अवशेषों और हर जगह बिखरे हुए पत्थरों पर, और पॉल के निर्देशन में फ्रीमैन परिवार को उस जगह की सफाई करते हुए देखा। ताओ यू ने ताली बजाई और सेना के सदस्यों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाते हुए पूरे क्षेत्र में गूंजने वाली आवाज में बात की। मैं पहले कुछ मामलों को सुलझाने के लिए सुनागाकुरे जाऊंगा। मेरे जाने के दौरान मैं पॉल के आदेशों का पालन करूंगा। फिलहाल मेरा ध्यान व्यवस्था बहाल करने पर है। उस समय ताओ यू फ्रेमेन लोगों की नज़रों में एक देवता के समान थे। वे रेत के कीड़ों को भी नियंत्रित कर सकते थे। वे रेगिस्तान के देवता के अलावा और क्या हो सकते थे? उन तरीकों के बारे में क्या जो बुरे और खतरनाक प्रतीत होते हैं। वे तो रेत के कीड़ों की भी पूजा करते हैं और उनके रेत के तूफान गहरे धुएं के गुबार जैसे होते हैं। क्या रेगिस्तान के देवता की छवि ऐसी ही नहीं होनी चाहिए? इससे मृत्यु आती है। अब जबकि हमें ये ईश्वरीय आदेश प्राप्त हो गया है तो हम स्वाभाविक रूप से इसका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। पौलुस के निर्देशों का पालन करने से उनमें प्रतिरोध की भावना उत्पन्न नहीं होती। आखिरकार वह एक पैगंबर, एक उद्धारकर्ता और ईश्वर का प्रतिनिधि था। आ जाओ। ताओ यू ने छलांग लगाकर उस अलौकिक उड़ने वाले अजगर के सिर पर कब्जा कर लिया। मेडिसी और स्कैथर भी प्रेत रूप में उसके चारों ओर तैरते रहे। एक तो आकर्षक और सुंदर था, दूसरा मनमोहक और मोहक। इसके अलावा चुड़ैल का पे पीने के बाद ताओ यू की सुंदरता और आकर्षण और भी बढ़ गया था, जिससे वे दोनों वाकई प्रभावशाली बन गए थे। लुओ शा और ये कांग ने स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं किया। एक निंजा की ताकत को देखते हुए परग्रही ड्रैगन पर मजबूती से खड़े रहना स्वाभाविक रूप से आसान है। हम टिल्ड एक जोरदार दहाड़ और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उस अलौकिक अजगर ने अपनी शक्तिशाली जादुई शक्ति का उपयोग किया, फिर अपने शक्तिशाली पिछले पैरों से छलांग लगाए और बादलों में उड़ गया। घटनास्थल पर धूल का एक बादल उठा, फिर वह दूर उस दिशा में उड़ गया जिस ओर लुओशा और अन्य लोगों ने इशारा किया था। ... आकाश में चीलों की चीखें गूंज उठीं। सुनागाकुरे के ऊपर आकाश में मंडरा रहे निंजा बाज लगातार चेतावनी जारी करते रहे। संपूर्ण सुनागाकुरे गांव को एक प्राकृतिक घाटी में स्थित बताया जा सकता है। प्रवेश और निकास द्वार बेहद संकरे हैं, जिससे बचाव करना आसान और हमला करना मुश्किल हो जाता है। एक बार प्रवेश और निकास द्वार अवरुद्ध हो जाने पर सामने से हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सुनागाकुरे गांव के चारों ओर की चट्टानें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वे अभी भी बिना छत वाली खुली घाटियां हैं, इसलिए आसमान से आने वाले हमलों से निपटने के कोई प्रभावी तरीके नहीं हैं। हालांकि निंजा हॉक द्वारा चेतावनी जारी की जाती है, लेकिन ऐसे प्रेरी चौकियां भी हैं जो विशेष रूप से आकाश की निगरानी करती हैं। लेकिन जब ताओ यू एक विशालकाय विदेशी ड्रैगन पर सवार होकर आया तो कुछ समय के लिए उनके पास कोई प्रभावी जवाब नहीं था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि दीदारा गारा को इतनी आसानी से पकड़ पाया। रेत गांव की हवाई सुरक्षा अद्भुत है। तादादा टिल्ड विमान रोधी तोपों की गर्जना से पूरा वातावरण गूंज उठा और सुनागाकुरे की कई चौकियों से गोला बारूद की बौछारें आसमान में दागी गईं, जिससे ताओ यू कुछ हद तक अवाक रह गया। वे वाकई समय के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। मेरा पिछला आकलन जल्दबाजी में किया गया था। रुकना। जैसे ही एक गहरे छायादार कवच ने परग्रही ड्रैगन के नीचे के क्षेत्र को ढक लिया, जिससे आने वाले प्रोजेक्टाइल के गोले अवरुद्ध हो गए, रासा ने हमले को रोकने के लिए फटकार लगाए। क्या वह लॉर्ड काजेगे हैं? ये किस प्रकार का बुलाया गया जानवर है? आपने हमसे पहले संपर्क क्यों नहीं किया? क्या लॉर्ड काजेगे और लॉर्ड येकुरा फ्रेमेन से लड़ने में हेकनान परिवार की सहायता करने वाले नहीं थे? रासा की आवाज़ उसकी सिग्नेचर मैग्नेट रिलीज तकनीक के साथ रेत को हवा में ऊपर उठाने के लिए नियंत्रित करती थी, साथ ही गोलियों को रोकती थी और नीचे उतरते हुए एलियन ड्रैगन को सहारा देती थी। सभी हमले बंद हो गए, लेकिन काजेगे के नेतृत्व के बावजूद सुनागाकुरे में उच्च स्तर की सतर्कता बनी रही। ये स्थिति बेहद विचित्र है। सभी निंजाओं में सतर्कता की अपनी अपनी भावना होती है। जब परग्रही ड्रैगन एक खुले मैदान में उतरा, एक के बाद एक कई निंजा रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र को घेरने लगे। काजेगे और लॉर्ड येकांग का बिना किसी पूर्व सूचना के वापस लौटना इस बात का संकेत देता है कि उनके साथ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। हालांकि ताओ यू के लिए अगर वह रासा को पहले से सुनागाकुरे से संपर्क करने देता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कोई पूर्व निर्धारित कोड नहीं होगा जो एक सुनियोजित घात का संकेत देगा। इस संभावित समस्या को अनसुलझा छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अभी उन्हें नेतृत्व सौंपने से संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन अगर हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बुरा परिणाम होगा। शक्ति ही सबसे अच्छा पासपोर्ट है। रासा, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक अपनी स्थिति में पूरी तरह से स्थिर नहीं हो पाए हो। इसीलिए तो मुझे किरिगाकुरे से आने पर यह खबर सुनने को मिली थी। ताओ यू परदेसी ड्रैगन से नीचे कूद गया, लेकिन उसकी कही बात से लुओ शा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसके कानों में इसका मतलब था, तुम नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले कि तुमने येकुरा के साथ विश्वासघात किया है ना? किरिगाकुरे तो बिल्कुल ही घटिया जगह है। ये लोग चुप क्यों रहते हैं और सबको सब कुछ क्यों बता देते हैं? स्टॉप। अध्याय 509 मुझे सब कुछ चाहिए। अध्याय 509 मुझे सब कुछ चाहिए। काज़ेगे स्वामी, ये कांग स्वामी, ये श्री ताओ यू हैं। सबसे पहले पहुंचने वाले जोनीन में से एक ने बोलते हुए तुरंत ताओ यू को पहचान लिया। यह मास ही था जो जोनीन था जिसने लाबान की रक्षा की और ताओ यू द्वारा बंदी बना लिया गया था। अंततः उन्हें मुक्ति मिल गई, लेकिन इस तरह की अपमानजनक घटना का अनुभव करने के बाद मास की बात की अधिकांश जिम्मेदारियां गांव के भीतर ही थीं, मूल रूप से एक सुरक्षा कप्तान के रूप में। काज़ेकेज और येकुरा की अचानक वापसी पहले से ही काफ़ी असामान्य थी। अगर उनकी खास चुंबकीय रिलीज तकनीक न होती तो उनका हमला रुकता ही नहीं। कम से कम वे पहले कारण का पता लगा लेते या हरकनान परिवार से मिले संचार उपकरण का इस्तेमाल करके बातचीत कर लेते। काज़ेगे और लेडी पाकुरा दोनों ही शीर्ष स्तर के निंजा हैं, वे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। निंजा की दुनिया में भेष बदलने के कई तरीके हैं और वे इस बारे में बहुत सतर्क रहते हैं। लेकिन अब जब मास ने देखा कि ताओ यू ही उन दोनों को लेकर वापस आया है, तो वह अपने चेहरे पर एक अजीब और विचित्र भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये है, अरे नहीं, क्या किसी और को भी मेरे जैसी ही समस्या हो रही है? एक पल के लिए मास को एक अजीब सी झुंझुनी का एहसास भी हुआ। वे चाहते थे कि वे एक मेगाफोन निकालें, ढोल और घंटे बजाएं और सबको देखने के लिए बुलाएं। देखना, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। पता चला है कि लॉर्ड काज़ेगे और येकुरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि केवल यही कारण उन सभी परिवर्तनों की व्याख्या कर सकता है जो घटित हुए हैं। हालांकि इस समस्या को एक नज़र में पहचानने वाला एकमात्र व्यक्ति मास था, जो स्वयं भी इससे पीड़ित था। बाद में आए दूसरे सैंड निंजा ने केवल कुछ प्रश्न पूछे। ये स्पष्ट है कि यह ड्रैगन हरकानन परिवार का नहीं हो सकता, तो क्या ये किसी अन्य नई शक्ति के संपर्क में आया है? मृत्यु के नखलिस्तान का दूसरा पक्ष। क्या एल्डर चियो और एल्डर एबिजो यहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। रासा ने अपनी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया और काज़ेगे होने का अपना घमंड बरकरार रखा। बाकी सब लोग जा सकते हैं। मास, यहीं रहो। एक बार जब ये पुष्टि हो गई कि वह स्वयं काज़ेगे थे और उनके द्वारा पहले इस्तेमाल की गई मैग्नेट रिलीज तकनीक को ध्यान में रखते हुए स्थिति का आकलन करने आए निंजाओं ने धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम कर दी। उन्होंने सचमुच मान लिया था कि लॉर्ड काज़ेगे बिना किसी पूर्व सूचना के कुछ लोगों के साथ जल्दबाजी में आ गए थे। कैप्टन मास, आप इन दिनों खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। ताओ यू ने अपने पूर्व कैदी की ओर आधी मुस्कान के साथ देखा, जिससे मास ने थोड़ी असहज मुस्कान दी। अब और जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल इस तरह की जिंदगी काफ़ी अच्छी है। इतना कहने के बाद उन्होंने आगे कहा, मैंने एल्डर चियो और एल्डर एबिजो को सूचित करने के लिए पहले ही किसी को नियुक्त कर दिया है। चलिए पहले सम्मेलन कक्ष में चलते हैं। श्री ताओ, कृपया मेरे साथ आइए। रोजा ने मास को इसलिए अपने पास रखा क्योंकि उसे लगा कि मास ने कुछ पता लगा लिया है और किसी भी तरह की जटिलता से बचने के लिए उसे अपने पास रखना बेहतर था। काज़ेगे होने के नाते उन्हें अपनी प्रतिष्ठा भी बचानी थी। कम से कम अपनी वर्तमान कैद की स्थिति में इस संभावित भावी नियोक्ता ने अभी भी अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने और गरिमापूर्ण उपस्थिति बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। उसने खुद को फांसी नहीं लगाई और न ही दरवाजा खटखटाया। ठीक है, आप आगे आइए। काज़ेगे को पहले ही प्राप्त कर लेने और सुनागाकुरे के साथ एक जागीरदार संबंध स्थापित करने की संभावना को देखते हुए ताओ यू स्वाभाविक रूप से जानबूझकर संघर्ष को भड़काएगा नहीं। अगर आप कोई बोतल या जार तोड़ देते हैं तो वो सब आपके ही रहेंगे। मसालों की कटाई के लिए उसने सीधे तौर पर धनी महिला से मुनाफे का आधा हिस्सा मांगा, जिसका मतलब था कि उसे स्वाभाविक रूप से थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा। जिनके पास 10% और 5% हिस्सेदारी है, उनके लिए मैं एक ऐसा प्रबंधक हूं जो हस्तक्षेप नहीं करता, बस मुनाफे का आनंद लेता है और हर महीने अपने लाभांश का इंतजार करता है। लेकिन जिनके पास 50% हिस्सेदारी है, उनके लिए मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम प्रारंभिक चरणों में हमें और अधिक मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। सुनागाकुरे पर नियंत्रण हासिल करना और उन्हें मसाला खनन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपना हमें बहुत सारी परेशानियों से बचाएगा। समूह एक अनोखी शैली वाले सम्मेलन कक्ष में पहुंचा। कमरा ठोस रेत से बना हुआ प्रतीत होता था। बाहर केवल एक पर्दा लगा था, जिससे वह कुछ हद तक साधारण दिखता था। जब से मैंने इस गांव में प्रवेश किया है तब से लेकर अब तक इसमें गरीबी का भाव व्याप्त है और इसमें 5 महान निंजा गांवों की गरिमा का कोई संकेत नहीं दिखता है।
किरिगाकुरे को 5 महान निंजा गांवों में से 2 निचले गांवों में से एक माना जाता है, लेकिन आकार और प्रतिष्ठा के मामले में ये सुनागाकुरे को काफ़ी पीछे छोड़ देता है। कुछ ही समय बाद ताओ यू ने 2 शक्तिशाली आभाओं को प्रकट होते हुए महसूस किया। हालांकि इन दोनों की आभाएं बहुत शांत और संयमित थीं। अगर ताओ यू न होता तो कोई भी अन्य संवेदी निंजा भी इसका पता नहीं लगा पाता। फिर सम्मेलन कक्ष का पर्दा उठा और एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर चले आए। तुम नौजवानों को तो बुजुर्गों का सम्मान करना और छोटों की देखभाल करना आता ही नहीं। इस बार क्या हुआ? अंदर आते ही वह बूढ़ी औरत बड़बड़ाने लगी, मानो वह एक साधारण बूढ़ी औरत हो जो अपनी युवा पीढ़ी के बारे में शिकायत कर रही हो। लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि चियो है, जो वर्तमान में सुनागाकुरे की सबसे कुशल कठपुतली कलाकार है। इसके अलावा तीसरे शिनोबी विश्व युद्ध के दौरान वह गारा के पकड़े जाने के समय की तुलना में काफ़ी छोटी थी और उसकी ताकत कहीं अधिक थी। अपनी उत्कृष्ट कठपुतली कला के अलावा वह जहर के उपयोग में भी अत्यंत कुशल है और उसके पास एक पुनर्जीवन तकनीक है जो उसे अपनी जीवन शक्ति से दूसरों को बचाने की अनुमति देती है, जिससे वह काफ़ी शक्तिशाली बन जाता है। तुम दोनों बिना कुछ बोले वापस आ गए, क्या तुम पकड़े गए? छोटे कद के बूढ़े एबिजो ने भी शिकायत भरे लहजे में बात की, लेकिन उनके शब्दों के साथ हमेशा कई तरह के गहन प्रश्न भी होते थे। चाहे प्रतिक्रिया कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, आज के सुविधाजनक संचार माध्यमों के साथ पहले से फ़ोन कॉल करना ही उचित है। जिस प्रकार भविष्य में कुछ स्थानीय नेताओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर रिपोर्ट देनी होगी, उसी प्रकार शैडो ऑफ ए विलेज की कार्रवाई इतनी जल्दबाजी में नहीं की जा सकती। भले ही यह एक गुप्त मिशन होता, फिर भी इसे चियो और उसके भाई से छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब एबिजो की शिकायत भरे संकोचपूर्ण शुरुआती टिप्पणियों ने रासा और योकुरा के चेहरों पर सूक्ष्म भावों को पकड़ लिया, तो उसका दिल बैठ गया। कारण पता चलने के बाद उन्हें स्थिति और भी कठिन लगने लगी। हालांकि अनुभव के मामले में उन्हें बढ़त हासिल है, लेकिन लुओशा और ये कांग अभी भी पिछली पीढ़ी के 2 लोगों से थोड़ा पीछे हैं। लेकिन जिस तरह से वे उन दोनों को जिंदा पकड़ने में कामयाब रहे और इतनी खुलेआम सामने आए, उससे पता चलता है कि उनकी ताकत पर कोई संदेह नहीं है। उन्होंने मुख्य बिंदु को समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इतने शक्तिशाली शत्रु से जल्दबाजी में संबंध तोड़ना नासमझी होगी, और चूंकि उन्होंने खुद पहल करके हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है, इसलिए इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ये शर्मनाक है। आप सब बाहर निकल जाए। आइए यही बात करते हैं। चियो ने शैडो गार्ड और अन्य गार्ड निंजाओं को विदा करने के लिए हाथ हिलाया। उसका स्वर शांत और संयमित रहा। जब कार्यक्रम स्थल पर केवल दोनों भाई बहन और ताओ यू का समूह ही रह गया, तब चियो ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम ही तो अग्रणी होगे। तुम्हारी शक्ति सचमुच अद्भुत है। एक कागे को जिंदा पकड़ा जाना, ऐसा निंजा जगत के पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यह इतिहास में दर्ज होने वाली घटना है। अगर निंजा जगत आज भी अस्तित्व में है तो। उन अपमानजनक शब्दों ने लुओशा को इतना दुखी कर दिया कि वह चाहता था कि वह खुद को रेत में दफन कर ले, लेकिन उसे दुख के साथ पता चला कि यह वास्तव में सच था। युद्ध में मारे गए लोगों की परछाइयां तो थीं, लेकिन वास्तव में उनमें से किसी को भी जीवित नहीं पकड़ा गया था। चूंकि आप अपनी पहल पर लोगों को यहाँ लाए हैं, इसलिए आपको कुछ न कुछ मांगना जरूर होगा। आप अपनी विनती कर सकते हैं। जहाँ तक सुनागाकुरे का सवाल है, हम उन दोनों को नहीं छोड़ सकते, चाहे वे कितने भी अक्षम क्यों न हों। एबिजो ने भी अपनी ईमानदारी स्पष्ट कर दी। तीसरे काज़ेगे के रहस्यमय ढंग से गायब होने से सुनागाकुरे, जो पहले से ही एक पीढ़ीगत अंतर का सामना कर रहा था और एक छोटे पैमाने के विशिष्ट प्रशिक्षण मॉडल पर निर्भर था, के पास केवल ये 2 युवा ही इस जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम रह गए हैं। वे भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आप दोनों बहुत दयालु हैं। पहले उनसे कुछ गलतफहमी हो गई थी और उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया। इसलिए क्षतिपूर्ति के रूप में लॉर्ड काज़ेगे ने काज़ेगे के नाम पर पूंछ वाले जानवर को क्षमा के रूप में भेंट किया। हम सामान लेने और अपने गठबंधन पर चर्चा करने आए हैं। ताओ यू को अपने चारों ओर मौजूद निंजाओं की कोई चिंता नहीं थी और उसका लहजा बहुत शांत था। मुझे टेल्ड बीस्ट चाहिए और मुझे कोवेनेंट भी चाहिए। स्टॉप्ड।